तो आप 2014 में गुलबर्गा में पहला कदम बिल्कुल रखे। बिल्कुल। मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे को शॉप मिलेगी। मैं अच्छा। ढूंढ रहा था फंक्शन हॉल्स। फर्स्ट और सेकंड डे का सेल था 80,000। ये नाम मतलब चल रहा पहला है नाम कहाँ पे लगा हुआ था, कौन सी जगह पे? अंडमान निकोबार वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल आपकी फैमिली के लिए। की तो ये फैमिली से वो हुआ। वो वाला काम आपसे आप कब से कर रहे थे? मैडम अंदर आइए, बाजी अंदर आइए, हाई स्कूल से कर रहे थे या फिर कॉलेज लाइफ? हर बार मेरे को स्कूल से सीधा शॉप पे बिठाते थे, तो मेरे पापा उठे और उन्होंने मेरे को ज़ोर से हक कर लिया और रोने लगे। एक टाइम गया, उन्होंने मेरी कॉलेज कंप्लीट करवाई। हर किसी ने बोला कि भाई इसको पढ़ाओ मत। जी, जी। छोटा वाला भाई जो है वो थोड़ा शरारती है। शरारती है, अच्छा। तो बड़े भाई की ज़िम्मेदारी से आपने टेक ओवर किया। बिल्कुल। तो एनएन की जोड़ी ने गुलबर्गा में धमाल मचाया इसका। बिल्कुल कि भाई कपड़े में तो नसीब चल ही नहीं रहे, हाँ, लॉस हो रहा है बैक टू बैक। आज है ये मौका कि यहाँ से उठना है। तो लोकल का कोई, हमको ऐसा था कि भाई हमारे को बच्चा भी नहीं चाहिए। लोकल में। मैं, मेरा भाई, साथ में 3 लोग, खत्म, फिनिश। वो जो इमेजिनेशन करके हम लोग आए थे यहाँ पर कि जी। भीड़ चाहिए, वो ऊपर वाले ने दे दी थी। सेल का कॉन्सेप्ट यहाँ शायद गुलबर्गा में था भी नहीं उस टाइम पे। 2014 की बात कर रहा हूँ शायद। हाँ। मार्केटिंग का थोड़ा सा नॉलेज था, वो जैसे इम्प्लीमेंट हुआ और ऐसे क्या गलतियाँ आपके साथ हुई हैं? तो 2017 में टोली छोकी में हम लोगों ने एक और ब्रांच, ओपन कर। वो हैदराबाद का ब्रांच में समझ लीजिए मेजर लॉसेस थे। स्पॉट डेथ था मेरे वाली साहब अच्छा, का स्पॉट डेथ हुआ। एक्सीडेंट में। अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करेगी। गले से लगाया, रो पड़े। डायरेक्ट। बिल्कुल सब पापा ने ही सेटअप करके दिया पे। तो मतलब गाइडेंस आपका सर पे बाप का साया बहुत ज़रूरी है एक बेटे के लिए। फर्स्ट गोल हमारा ये था कि जो कपड़ा हम लोग बेच रहे हैं वो फैक्ट्री से आना चालू हो जाए। मैंने उस 2 साल में 22 स्टोर्स लगाए। 22 स्टोर्स। 22 स्टोर्स। मैंने कोई एरिया नहीं छोड़ा। मैंने सेडम नहीं छोड़ा, मैंने यादगीर नहीं छोड़ा, बीजापुर नहीं छोड़ा। हाँ, 1 करोड़ तो आपका ऑलरेडी हमने नोट डाउन बिल्कुल। किया है लॉस, 1.5 करोड़। उस टाइम पे भी 60 टू 70 लाख रुपीज़ का अराउंड 60 to लॉस। 70 हाँ, लाख। जब कपड़े के काम में इतना लॉस हो गया, वो याद होगा हिल टाउन के नाम से। हिल्टन, हिल्टन। वो एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। पैसा हाथ पे नहीं भी था तो घर की प्रॉपर्टी बेच दी। कई सारे लोगों के पैसे रुक गए। लोकल के मीडिया चैनल्स का सपोर्ट मिला काफ़ी। तो उनका तो दिल से एकदम। इंस्टाग्राम पे अब चालू किया था हम लोगों ने, अभी 1.5 साल हो गया है। अभी 60,000 फॉलोअर्स हैं। शायद वो भेदभाव खत्म हो जाए और कहीं ना कहीं अभी हो भी रहा है, जी। वो प्यार भी मिल रहा है अभी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से दूसरों का बिज़नेस बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है? तो आपका बोलना ये है कि वही प्रोडक्ट जो 2000 में दे रहा है, 500 में दे रहे हैं, या फिर गुलबर्गा की आवाम जो हमारे बहनें, सिस्टर्स देख रहे हैं, उन लोगों के लिए, या फिर नौजवान के लिए? तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई आप बिजनेस करना चाहते हो ना, और कुछ शॉप्स वाले भी हैं, मैं उनका नाम ओपन नहीं करूँगा, जो आकर लाइन में ठहरना नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि घर बैठे ही। फर्स्ट टाइम तो उनको मेरे से मिलना ही पड़े। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट मिलना टाइम है। के लिए आप एक बार शॉप पे आ जाइए तो हम आपको गाइड भी करेंगे ना। सूरत खजाना 4 ब्रांचेस हैं ओरिजिनल। ओरिजिनल 4 ब्रांच। 4 ब्रांचेस हैं। उसके बाद में कर्नाटक में 33 ब्रांचेस ओपन हो गए। कितने आपके एम्प्लॉयज़ या फिर पार्टनर्स अभी शॉप पे हैं? हमको भी अच्छा नहीं लगता कि कस्टमर हमारा बाहर ठहरे, लेकिन क्या करें, मेरा बस चले, मैं हर चीज़ सेल कर दूँ। तो यार आपके लिए तो फिर आपके बड़े जाइंट्स जो हैं, बड़े कपड़े वाले, तो आपके पीछे पड़ेंगे। आप वो तो नाराज़ हो जाएंगे आपसे। वही प्राइसिंग में आप 4 शर्ट लो ना। अब इसको समझे कि यहाँ पे आप गुलबर्गा का शार्क टैंक आपको सामने अगर कोई आ जाएगा, इफ़ यू कांट बी बेस्ट, हायर द बेस्ट। हायर द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। मैं मोहम्मद सुहेब आज आपके सामने फिर एक बार एक और द एंटरप्रेन्योर डाइजेस्ट का एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड हॉस्पिटल्स, अलशारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, जीएमआर, मॉम्स रसोई। जी हाँ, आज के हमारे एक और गेस्ट स्पेशल पर्सनालिटी गुलबर्गा की, जो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं गुलबर्गा के मार्केट में, और लीडिंग और इमर्जिंग बिजनेस पर्सनालिटी को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये स्पेसिफिक एपिसोड हमारे यूथ्स के लिए बहुत इंस्पिरेशन रहेगा। और ये पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए शायद इनका नाम से ज़्यादा इनका ब्रांड का नाम काफ़ी है। तो लेट्स वेलकम टू आवर शो वन एंड ओनली मिस्टर नदीम अहमद सूरत खजाना। नदीम भाई, आपका थैंक यू पहले सो बहुत मच। बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेब भाई। जी नदीम भाई, वैसे कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सोहेब भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब रमज़ान, चेहरे की रौनक, नूर सारा झलक रहा है माशाल्लाह। वर्कलोड की वजह से शायद। वर्कलोड की वजह से।
वैसे नदीम भाई हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को हैं। मेरा मकसद पहले से मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस पॉडकास्ट में, आप जिस तरीके से कामयाब हुए हैं, नहीं हुए हैं, अपने आप में जिस तरीके से भी जैसे भी हैं आप, हमारे यूथ्स के लिए, गुलबर्गा की आवाम के लिए बिजनेस आइडियाज़ आपको आज देना है, ठीक है। बिल्कुल, एट द डेफिनेटली, एंड हमारा ये विजन है एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली। डाइजेस्ट के तहत। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरीके से कामयाब स्टोरी लोग आज देख रहे हैं, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि सूरत खजाना के सामने बड़ी भीड़ है, लेकिन सूरत हाँ, खजाना का स्ट्रगल भी होगा। बिल्कुल उस ऑब्वियस। स्ट्रगल के साथ सारी एक स्टोरी हम लोग लेकर आना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उस स्टोरी को कवर करने में सबसे पहला, नदीम भाई, नदीम क्या है, नदीम क्या शख्सियत है, नदीम की शुरुआत, नदीम की पैदाइश, उसके ऊपर कुछ बोले आप। हम लोग एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। दिल्ली में हमारा मेरा बर्थ है, अच्छा पैदाइश है, माँ-बाप वहीं का ही हैं। जी। और हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे हम लोग जब हम लोग छोटे-छोटे थे, तो सारी स्कूलिंग, पूरे कॉलेजेस ये सब हैदराबाद से ही हुए हुए हैं। माशा, नेटिव जो है हमारा वो दिल्ली है। नेटिव दिल्ली है। जी। अच्छा, स्कूलिंग में आप ग्रेजुएशन किए हैं या फिर क्या आपका हायर हायर एजुकेशन किया है? मैंने बीटेक किया है एरोनॉटिकल से। अच्छा, माशाल्लाह, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फील्ड, हाँ। एरोनॉटिकल से हैदराबाद से ही हुआ है। माशाल्लाह। और 2014 पास आउट हूँ मैं। 14 पास आउट। जी हाँ। अच्छा, ये आप जब आप एजुकेशन की बात की जाए तो पढ़ाई में मतलब माँ बाप की ज़बरदस्ती जाते थे या शौक से जाते थे? नहीं, मैं बिल्कुल शौक से जाता था, और कभी सोचा भी नहीं था कि कपड़े में आना पड़ेगा, जी। क्योंकि विज़न ऐसा था कि जर्मनी जाना है। अच्छा। आईएलटीएस जीआरई क्लियर की है मैंने। अच्छा, माशाल्लाह, मैं आईएलटीएस क्लास की। का थर्ड टॉपर था, 89% एग्रीगेट था मेरा। माशाल्लाह। बस किसी वजह से कपड़े में आना हो गया। अच्छा, तो फिर जब आप ये एरोनॉटिकल में जाने का मतलब आपका विज़न था, आपकी शौक था, या फिर दोस्त बोल दिए भाई एरोनॉटिकल में पैसे ज़्यादा हैं उसमें चले जाएँगे, वैसा था, क्या है? पैसे का तो कोई मामला ही नहीं था भाई। शुरू से एक माइंडसेट था कि कुछ डिफरेंट ही करना है। डिफरेंट करना है। तो हर हर मेरा फ्रेंड, किसी ने सिविल लिया, हुँ। कोई दूसरे कोई फील्ड में चला गया। अब मेरे को ऐसा था कि एरोनॉटिकल सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, तो मैंने उसको चुना। और अच्छा। मेरा वो शौक भी था, एयरक्राफ्ट्स, एयरप्लेन, ये सब इसमें अच्छा, कुछ इंटरेस्ट मौका भी मिला था। फिर एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन्स में काम करना या फिर कुछ? मौका ही नहीं मिला, सीधा कपड़े वालों ने खींच लिया। अच्छा। अच्छा, तो फिर जिस हिसाब से आप बता रहे थे कि आप ग्रेट स्टूडेंट हैं, मतलब ये बचपने से हाई रैंकिंग है या फिर बचपने में कुछ लौंड-पने वाले हरकतें भी किए हैं? नहीं भाई, मैं बिल्कुल बैक बेंचर हूँ। अच्छा, बैक बेंचर, फर्स्ट फर्स्ट बेंच नहीं? फेस बेंचर नहीं हूँ। और स्कूलिंग में एकदम नॉर्मल स्टूडेंट था। बाद अच्छा। में कॉलेज में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया। हुँ। बाकी ऐसा भी नहीं है कि एकदम फुल क्लास टॉपर हूँ, और ऐसा भी अच्छा, नहीं था कि एकदम लास्ट हूँ। मिड मस्ती रेंज। मजाक भी बराबर। अच्छा, हर बिल्कुल। एक बंदे, हर एक लड़के का जो है नौजवान हो, जब भी कॉलेज में जाता है, एक नया शौक होता है, एक नया जज़्बा होता है। कभी किसी कोई नई-नई बाइक लेके जाता है, कभी कोई नए गॉगल्स, नया मोबाइल होता है। वैसे आपका कॉलेज लाइफ में क्या नया शौक आपने किया है? पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, अच्छा। तो बाहर जाने ज़्यादा देते नहीं थे। तो शौक कुछ नहीं था, ना हाँ, बाइक का शौक था, हाँ। ना बाइक देते थे, अच्छा, और ना बाहर फिरने देते थे। 11 बजे के बाद घर लॉक, अच्छा। वो वाले सिस्टम से पढ़े आप हैं, समझिए हम लोग। माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो फिर ये जब आपका एरोनॉटिकल्स कंप्लीट हुआ है, उसके बाद अब तो डिग्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपने क्या किया इमीडिएटली? 2014 पास आउट हूँ, और उसी टाइम पे जीआरई और आईएलटीएस क्लियर हो गया था मेरा, जी। कुछ टाइम के बाद में। तो प्रोग्राम था जर्मनी जाने का, और जो मेरे पापा हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, अभी इस दुनिया में नहीं है वो। हाँ, तो एक ही भाई है मेरे को, छोटा भाई है। जी। तो हम, मेरे ख़ानदान में मैं अकेला बंदा हूँ जिसने इतनी पढ़ाई की है। अच्छा, हमारे माशाल्लाह। पास में 10th 12th के बाद किसी को भी पढ़ाते नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो दिल्ली बेल्ट है, मालूम ही है आपको किस बिल्कुल। तरीके से रहता है उधर। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन ली। और पापा का कहना ये था कि भाई, तू अगर पढ़ेगा भी तो ये ज़ेवर तेरे तेरे ऊपर रहेगा मरते दम तक। अगर बिल्कुल, पढ़ लिख के तू बिज़नेस भी करेगा तो तेरी क्वालिटी अलग रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस वही देन है, एजुकेशन कंप्लीट करके सीधा बिज़नेस में जंप हो गया। और कपड़े का बिज़नेस तो जो है परदादा से है हमारा। अच्छा, अच्छा। कपड़े का कारोबार पर आपके वालिद साहब का क्या बिज़नेस था? कपड़े का ही बिज़नेस था, दादा का दिल्ली भी। में? बिल्कुल। छोटे-छोटे जब हम लोग थे तो हैदराबाद में शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, तो हैदराबाद में भी आपके वालिद साहब कपड़े का कपड़े का कारोबार ही कर, बिज़नेस था, क्या क्या नाम से? किस? नसीम टेक्सटाइल्स के नाम से। नसीम टेक्सटाइल्स, मतलब खानदानी टेक्सटाइल्स का आपका खानदानी बिज़नेस। टेक्सटाइल, जी। अच्छा, तो खानदानी टेक्सटाइल्स, आपका विज़न था कि टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को एयरक्राफ्ट में बिठा के कहीं जर्मनी ले जाएँ। अच्छा, जब आइल्स और इतने सारे चीज़ों की बात की जाती है, तो मतलब मैंने बहुत रेयर देखा है आइल्स कंप्लीट करने के बाद बंदा जर्मनी जर्मनी जाने के लिए, जर्मनी सीखना एक वन ऑफ द बिल्कुल। क्राइटेरिया है।
अगर वहाँ भी नहीं जाए तो यूके यूएस जी। ये ऑप्शंस ओपन होते हैं। बराबर। मतलब आज लोग 50-50 लाख रुपए डालकर कनाडा यूके का वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मतलब आपको क्यों नहीं हुआ? आइल्स भी क्लियर हुआ था, सारे रास्ते ओपन थे। माँ बाप का ऐसा था कि बच्चे को दूर नहीं भेजेंगे, अच्छा दूर नहीं पहला। गए, पहला। उसके बाद में घर का बिजनेस है, तो छोटा भाई था, उसकी एजुकेशन ज़्यादा हुई नहीं थी, तो बोले भाई को भी सपोर्ट हो जाएगा, साथ में ही रहना है, छोड़ के जाना नहीं है। अच्छा। ये पहले से ही माइंडसेट डाल दिया था। हाँ, हाँ। बाकी पापा ने रोका नहीं कभी कि तुम रुक जाओ, एजुकेशन तुमको आगे जाना ही नहीं है तो क्यों पढ़ते हो। अच्छा, मैं बोला तुमको जो पढ़ना है पढ़ो, हाँ। मैं तुमको बिजनेस में अभी नहीं खींचूंगा, तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ही खींचूंगा। अच्छा, वैसा आपके फादर की जब आप बात की जाए, क्योंकि क्योंकि ये पर्सनल पॉडकास्ट है, क्योंकि जी, सारी चीज़ें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल बोल बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। वालिद साहब की बिजनेस को अगर आप ओवरऑल देखने जाते हैं तो आप कैसे उनको रेट करेंगे? सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, या फिर आप अपनी नज़र में आपके वालिद साहब को कैसे देखते हैं? देखिए, हर बच्चे के लिए वो तो अपने है, लेकिन पापा बिजनेस सक्सेसफुल ही है। पर्सपेक्टिव। बिजनेस पर्सपेक्टिव से मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया। अच्छा, आप ये समझ लीजिए, मेरे पापा ने साइकिल पे भी कपड़े बेचे अच्छा, और शॉप पे भी कपड़े बेचे, और उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। ग्रेट थे वो। अच्छा। वो आज जो कुछ भी है ये समझ लीजिए सब उन्हीं का सिखाया हुआ है। बिल्कुल, तो वो साइकिल वाली स्ट्रगल से लेके आज ग्रो अप होते-होते आपने टेक ओवर कर लिया सारा सबसे बिज़नेस। दुखी बात यही है कि मेरे पापा आप देख नहीं पाए मेरी आपकी सक्सेस। सक्सेस। अच्छा, ये 2014 में जब आप पास आउट किए तो आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म कपड़े के बिज़नेस के लिए ऑलमोस्ट रेडी था आपके पापा की तरफ से, आपका ये कहना है? पापा का जो बिज़नेस था वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे, हाँ। और वो शॉप रन कर रहे थे मध्य प्रदेश में, एमपी में। अच्छा, मध्य प्रदेश में। जी। तो वो वहाँ से मैंने शिफ्ट करवाया गुलबर्गा। वो वाली शॉप मध्य वो प्रदेश वाली। मध्य प्रदेश अच्छा, वाली शॉप। गुलबर्गा लाने की क्या वजह थी? हैदराबाद में जैसे मेरी एजुकेशन हुई, जी। तो मैं ढूँढ रहा था कि भई ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी एरिया मिले, अच्छा। क्योंकि अपनी कम्युनिटी में कपड़ा का ज़्यादा चलन है। हाँ। हैदराबाद कॉम्पिटिशन मार्केट है, बिल्कुल। तो बिल्कुल उतना बजट नहीं था कि हैदराबाद में काम कर सकें। जी। उसके नियरेस्ट में गुलबर्गा मिला, हाँ। तो गुलबर्गा एक सर्चिंग ऑपरेशन की तरह आया, अच्छा। और 1 महीने की सेल के लिए आया था मैं यहाँ पर कि कुछ स्टॉक सेल करके पापा की हेल्प कर दूँ। जी, जी। लेकिन बस सेटल ही हो गए यहाँ पर बाद में। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम लोग भी देखते हैं कि कहीं बाहर से लोग आते हैं साइकिल पे, रिक्शे पे। बाज़ औक़ात मैंने भी अपने बचपन में देखा है कि ऑटो में भी लोड होता है, माइग्रेंट्स आते हैं तो वो बेच के जो है ना 1 महीने के बाद चले जाते हैं। लेकिन ये गुलबर्गा का प्यार था या फिर मोहब्बत थी? क्या आपको रोक के रखा है यहाँ पे? क्या गुलबर्गा के लोगों से जो बिज़नेस का मॉडल था, क्या था वो? जो फर्स्ट हम लोग रमज़ान में एंट्री हुई थी, अच्छा, रमज़ान। 2014 के रमज़ान में आए थे। जो सेल देखी, जी। तो वो एकदम अनबिलीवेबल थी हमारे लिए। हम आप लोगों के लिए। जी, बिल्कुल। मेरे पापा को जब मैंने फर्स्ट काउंटर का सेल उठा के बोला कि पापा आज ये सेल आई है, हाँ, तो वो फ़ोन पे रो पड़े। क्या तो हुआ? हमारे लिए मतलब वो इतने मायने थे पैसे, क्योंकि अच्छा। पैसा ही नहीं था। अच्छा, अमाउंट जान सकता हूँ मैं? फर्स्ट और सेकंड डे की सेल हमारी 80,000 की थी। फर्स्ट सेकंड डे की सेल जी। 80,000। जी। क्या हुआ? और वो किधर आप लगाए थे सेल? गुलबर्गा में ही, इधर काजल बेकरी के ऊपर फर्स्ट शॉप थी। 300 स्क्वायर फीट की छोटी सी शॉप थी। डायरेक्ट आप शॉप में स्टार्ट किए थे? डायरेक्टली शॉप में स्टार्ट की। ये कौन से साल की बात है? 2014। 2014 में। तो आप 2014 में गुलबर्गा में पहला कदम बिल्कुल रखे। बिल्कुल। अच्छा, 2014 में मोस्टली जब बंदा गुलबर्गा आता है या फिर कहीं भी बाहर जाता है, जैसा कि अगर मैं चलो मध्य प्रदेश में चला जाऊँ ये जी। स्टॉक लेके, तो मैं डायरेक्टली शॉप पे स्टार्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सोचता हूँ कि यार कोई एक बेंच लेके स्टार्ट कर ले, कोई किराए का रेंट का शेड लेके स्टार्ट कर ले, लेकिन डायरेक्टली आप शॉप पे स्टार्ट करने का क्या? मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे को शॉप मिलेगी। मैं अच्छा। ढूंढ रहा था फंक्शन हॉल्स, फंक्शन हॉल सही है। और मैं आके रुका यहाँ दरगाह में, अच्छा। और पूरी रात पूरा दिन सर्च किया, कोई शॉप मिली नहीं। ओके। फंक्शन हॉल्स के जो किराए थे वो अफोर्ड करने लायक हालत थी नहीं उस टाइम पे। हाँ। तो सेकेंड डे मेरे को एक बंदा मिला, बोले आप देखो मेरी शॉप खाली है, अगर आप हाँ, इंटरेस्टेड 1 हो। महीने के लिए नहीं, परमानेंट ही। परमानेंट जी, जी। 8000 रेंट पे मैंने वो शॉप ली उस टाइम पे। उस टाइम पे। ये किधर बताया? आदिल बेकरी? काजल बेकरी, काजल बेकरी। अच्छा, मुस्लिम चौक। मुस्लिम चौक काजल वो भी बेकरी। फर्स्ट फ्लोर पे थी। ज़्यादातर आप देखते होंगे फर्स्ट फ्लोर के शॉप सक्सेस रहते नहीं है, हाँ, हाँ, लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर। हाँ। तो वहाँ से माल कितने का लेके आए थे अप्रॉक्सीमेट? क्योंकि बंदा जब एक वालिद साहब है, बच्चे को देखते हैं, अगर मेरे वालिद साहब बोलें कि यार फर्स्ट बिज़नेस में पैसे कदम रख रहा है बंदा, और वो भी गुलबर्गा जाके एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्योंकि जब तक सक्सेस नहीं है तो वो एक्सपेरिमेंट है। जब आप सक्सेस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कितने एक वालिद साहब तो 5-10 लाख का माल दिए थे, या फिर कितने का उनके माल? पास जो कुछ भी था सब दे वो दिए। मेरे को समेट के दे दिए थे। 17 लाख रुपीज़ का माल था। 17 लाख वो का उनकी पूरी पूंजी थी। आपको उन्होंने हैंड बोला ओवर ये कर तेरे हवाले,
को जो करना है कर। 17 लाख का माल 17 और लाख का पहले माल। पहले दिन का सेल 80,000 रुपये। फर्स्ट और सेकंड डे का सेल था 80,000, जिस पे बहुत इमोशनल हो गए थे पापा। तो ये यहाँ से सूरत खजाना नाम का क्या है ये मतलब? मेरा हम लोग का फैमिली नेम है भाई। सूरत खजाना मतलब चाचा का, पापा का, ये सब सब लोगों ने सूरत खजाना के एक टाइम से, काफी टाइम से, कितने साल से सूरत खजाना कितने साल से चल रहा है नाम? भाई 20-22 साल से करीबन ये नाम मतलब चल रहा है। पहला नाम कहाँ पे लगा हुआ था, कौन सी जगह पे? अंडमान निकोबार, वहाँ भी हमारे चाचा लोग हैं, तो नहीं। वहाँ से चलता आ रहा है। लॉन्च सूरत खजाना पहला कहाँ हुआ था? जब फॉर एग्जांपल आज मैंने इस सूरत खजाना नाम डिसाइड किया, उसको कहाँ पे सबसे पहले पब्लिश किया गया था? महबूब नगर, तेलंगाना में। तेलंगाना में। जी। ये एक नहीं, आप हर कमेंट में कभी मध्य प्रदेश जा रहे हैं, कभी अंडमान निकोबार जा रहे सब हैं। चाचा लोग हैं, कितने 5 चाचा हैं मेरे को। 5 चाचा हैं। तो कोई कहीं कोशिश कर रहा था, कोई कहीं कोशिश कर रहा था, सब अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। तो पापा मध्य प्रदेश में थे, एक चाचा अंडमान में थे, एक चाचा महबूब नगर में थे। फैमिली नाम था सूरत खजाना। अच्छा। सब अपने लेवल पे मेहनत कर रहे थे उस टाइम पे। ये जब भी सूरत खजाना की बात कपड़े से लिंक होती है तो सूरत में कपड़ा सस्ता मिलता है, जी, अच्छा मिलता है। जी। और ये क्या मतलब वहां से उसका खजाना लेकर आकर बेच रहे हैं, क्या है इसका एब्रीविएशन? सूरत मतलब सीधा हो गया कि भाई एक माइंडसेट पब्लिक का ये हो गया कि भाई कपड़ा, कपड़े वाला सेक्टर, खजाना मतलब एक ठीक है, एक बहुत बड़ा हुजूम कपड़े का, कपड़े का। वो हिसाब से इन्होंने नाम रखा होगा शायद। अच्छा। तो वो हमने तो हम वहाँ। लोगों ने तो टेक ओवर लिया उसको। अच्छा, आप लोगों ने हम टेक लोग कर लिया तो take 14 over साल लिया। से। तो अभी ये आपके बिजनेस लाइफ से स्टार्ट, आपके वालिद साहब का ऐसा कोई स्ट्रगल या फिर आपके चाचा होंगे इस कपड़े के बिजनेस में जो आपने नोट किया हो कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल आपकी फैमिली के लिए, बिगेस्ट मूवमेंट स्ट्रगल वाला, ऐसा कौन सा था? क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड से ड्रैग करके ला जी रहा जी हूँ आपको। बिल्कुल। जो स्टार्टिंग का जो बिजनेस था पापा का, जी। वो ओवरऑल स्ट्रगल ही रहा है, क्योंकि क्लाइंटेज उतने ज़्यादा होते नहीं थे। हाँ, हमको याद है जब हम लोग छोटे थे तो शॉप के बाहर खड़े हो गए, हैदराबाद में आप भी देखते होंगे, बिल्कुल, मैडम बिल्कुल। अंदर आइए, है ना, है ना। बाजी अंदर आइए, वो उस टाइप का बिजनेस था। तो 10,000 की सेल, 20,000 की सेल उठाना बहुत बड़ा टास्क था उस टाइम पे। उस टाइम पे हैदराबाद में। जी। वो पूरा स्ट्रगल ही देखते हुए हम लोग आए हैं, जो बड़े हुए हैं पूरा स्ट्रगल देखते हुए। वही एक रीज़न है कि पापा लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट रखा, कोई शौक करने नहीं दिए। जी, शायद जी। हम शौक अफोर्ड करने लायक भी नहीं थे। जी जी। तो इसीलिए मीडियम से- क्लास की बिल्कुल family से। एकदम लोअर मीडियम क्लास की तो ये फैमिली से वो थे। वाला काम आप कब से कर रहे थे? मैडम अंदर आइए, बाजी अंदर आइए, हाई स्कूल से कर रहे थे या फिर कॉलेज लाइफ से? शुरू से मेरे जो पापा थे उनका ऐसा था कि बेटा तेरे को स्कूल भी जाना है और शॉप पे भी बैठना है। अच्छा। अगर तू स्कूलिंग में फेल हो गया या कॉलेज में फेल हो गया तो तेरे पास एक ऑप्शन रहेगा स्कूल का, हमारी जो फील्ड है कपड़े की, उसका एक ऑप्शन रहेगा। तो वो हर बार मेरे को स्कूल से सीधा शॉप पे बिठाते थे। उस टाइम से। जी, ट्यूशन जाना, एक्सेस जो भी एक्स्ट्रा टाइम है वो शॉप पे बिताना, अच्छा। बाहर छोड़ा ही नहीं। ऐसा ऐसा कोई मूवमेंट होगा जो आप बचपने में शॉप पे आपके वालिद साहब के साथ होता हुआ देखा होगे, जो आपके दिल को लगा होगा? ऐसा कोई मूवमेंट आपको याद आता हो जब आप ऐसे बिहाइंड तो जा रहे हो मेमोरीज में कि हाँ एक ऐसा मूवमेंट था वो मेरे दिल को छू गया, या एज ए इंस्पिरेशन हो या फिर एज ए दुखी हो? ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं। अब फ्लैशबैक में जाएंगे तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ऐसा जो एक ऐसा हमारे। था कि किसी को पैसे देने थे मेरे वाली साहब को, अच्छा। और बिजनेस था नहीं। हाँ। बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे कि बिजनेस की सेल आ जाए। तो कोई बंदा आया और हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे सामने आके उनके ऊपर चिल्ला के चला गया। अच्छा। वो एक मोमेंट ऐसा था। अब एक बेटे के सामने किसी बाप की इंसल्ट हो जाए तो वो एक शायद बेटे को भी नागवार है और बाप को भी। बात भी ना हो। तो मेरे पापा उठे और उन्होंने मेरे को ज़ोर से हक कर लिया और रोने लगे। अच्छा। वो एक इतना टची पॉइंट था कि बस उसके बाद तो मैं उनसे अटैच होता चला गया। ऐसा था कि भाई ठीक है, अब जो भी है, छोटी सी उम्र थी। अब उस टाइम के लिए इमोशनल मतलब वो बैलेंस ही करना एक बहुत मुश्किल चीज़ थी। क्या एज थी उस टाइम आपकी? मैं हार्डली 5th क्लास या 4th क्लास में 5th होऊंगा। क्लास जी। 4th क्लास। तो ये तो तो वो वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल था। कोई भी आके किसी के बेटे के सामने अगर बाप की इंसल्ट करे तो वो शायद कोई भी टॉलरेट नहीं करता, और कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। 5 साल की उम्र में अगर कोई लड़का अगर अपने बाप के साथ देखता है तो एक जिद आती है लड़के में जी कि यार ये इससे तो बाहर निकलना है। बिल्कुल। तो वो जिद आई या फिर इमोशनल वे कि वो एक एज ऐसी थी कि हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। एक बिल्कुल टाइम ऐसे। गया, एक टाइम ड्यूरेशन गया, फिर धीरे धीरे कुछ कंडीशन पहले से बेहतर हुए। मेरे पापा ने बोला कि भाई तू एजुकेशन फील्ड में तेरे को भी पढ़ना है, जब बिजनेस में खींचना होगा, राइट टाइम होगा, मैं खींच लूँगा। तो एक टाइम गया, उन्होंने मेरी कॉलेज कंप्लीट करवाई। हर किसी ने बोला कि भाई इसको पढ़ाओ मत, जी जी। हर किसी ने बोला।
लेकिन मेरे पापा की जिद थी कि नहीं, मैं उसको एजुकेशन अच्छे से अच्छी दूंगा, अच्छा। और मेरे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। आज नारायणा कॉलेज हैदराबाद का अभी भी टॉप मोस्ट कॉलेज है, वहाँ से मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ। माशाल्लाह। और IARE कॉलेज, IARE कॉलेज। उस टाइम पे एक ही कॉलेज था, वहाँ से मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, फ्री सीट मिली थी मेरे को। तो वो सब एक स्ट्रगल ही था। बाद में धीरे 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 जब उनके थोड़े से हालात और बिगड़ गए तो उस टाइम तक मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। तो आपके दो भाई में फैमिली में होता है ना, एक लड़का पढ़ने में अच्छा होता है, एक फैमिली बंदा होता है, एक बिजनेस वाला होता है। तो जी। आप में दोनों भाइयों में से फैमिली वाले कौन है, बिजनेस वाले कौन है? छोटा वाला भाई जो है वो थोड़ा शरारती है। शरारती है, अच्छा। और है, वो भी टची है। आप बड़े भाई मैं हैं, बड़ा वैसे हूँ। बड़े भाइयों पे जिम्मेदारी ज्यादा होती है, जिम्मेदारी ऑब्वियस है, सबको पता क्योंकि ही मैं है। भी बड़ा हूँ। बिल्कुल तो बड़े भाई की जिम्मेदारी से आपने टेक ओवर किया, बिल्कुल। तो और भाई के लिए भी करना था वो, तभी मेरे भी छोटे भाई भाई के आपके लिए। साथ ही मेरा बिजनेस भाई में मेरे है। साथ में है, और आज के टाइम पे हमारे बिजनेस का पिलर है मेरा भाई मेरे साथ। अच्छा। उसके बिना शायद ये पॉसिबल भी नहीं था, जो अच्छा, भी आपके काम भाई आज का हो नाम? रहा है। मोहम्मद नवीद। नवीद, जी। नदीम और नवीद। नदीम तो और NN की नवीद। जोड़ी ने गुलबर्गा में धमाल मचाया है इसका। बिल्कुल। तो अभी आते हैं वापस, अभी तो ये थोड़ी सी आपकी स्टोरी थी, और एक और मुझे ये तो हुआ आपका इमोशनल पार्ट, लेकिन इंस्पिरेशन जहाँ से मिलती है कि नहीं, आज है ये मौका कि यहाँ से उठना है, तो वो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? एक शॉप थी हैदराबाद में, हम Okay. लोग उसको देखते थे, मेरे को नाम प्रॉपर याद नहीं है। हमेशा भीड़ रहती थी। अच्छा, हमेशा हम सामने से जाते थे, देखते थे, भीड़। हम हाँ। सामने से जाते थे, कभी भी देखते थे, भीड़। वो दिमाग में इतनी घुस गई कॉलेज टाइम पे ही। ऐसा था कि अगर ऊपर वाला बिजनेस दे तो इस लेवल का दे। अच्छा, वो एक मतलब सामने रहता ना, एक दुआ भी थी दिल में। अंदर से कोशिश भी थी, दुआ भी थी, और एक आदमी सोचता है, तसव्वुर करता है कि भाई काश ऐसा बिजनेस अपना भी हो जाए। तो वो इंटेंशन से ही स्टार्ट हुआ है तो वो भी बिजनेस। कपड़े की दुकान थी? वो भी कपड़े की दुकान थी। अच्छा, तो लेकिन हमेशा भीड़ हाँ, होती और थी। एक एक हैदराबाद में हिमालयन करके बुक स्टॉल है, ओके। फुल रश ना। हाँ। वो भी देखते थे हम लोग, वो सब हमारे रास्ते में ही पड़ता था, कभी हाँ। भी जाओ रश। अभी तो हम भी। लोग कैलकुलेट करते थे, यार इसका आज काउंटर क्या होगा, कितना हेवी सेल है। वो सब देख देख के ही। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। बिल्कुल। जब आप गुलबर्गा में आए, आपको स्टार्ट में एक होता है, क्योंकि जब जैसे मैं भी थोड़ा बहुत बिजनेस में इन्वॉल्व होता यहाँ पे हुआ हूँ, अपने भी बिजनेस में मेरा भी बैकग्राउंड है। तो जब भी नए सिटी में जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं हैदराबाद में जाऊँ, अब मेरे लिए वो नया नया शहर है, नए दोस्त हैं, अभी तो दोस्त हैं, अगर दोस्त नहीं है, नए नए लोग होते हैं, तो भरोसा करना, ट्रस्ट करना, लेके काम करना, इसमें कितना आपको तकलीफ हुई है? एक प्लस पॉइंट हमारे साथ ये था कि जो हमारे जो टीम थी, जी। वो हमारी खुद की टीम थी। दिल्ली से लेके आए थे हम। दिल्ली से सारी तो लोकल का कोई, हमको ऐसा था कि भाई हमारे को बच्चा भी नहीं चाहिए। लोग मैं, मेरा भाई, साथ में 3 लोग, खत्म, फिनिश। स्टाफ क्योंकि अपने पास ऑलरेडी बहुत अच्छा स्टाफ था, और हमारे जो बंदे हैं, जो हम लोग टीम हमारी जो है, वो 24/7 हमारे साथ ही रहती है। अच्छा, खाना पीना खाना सोना, पीना, मतलब रहना, उन लोगों सोना। के लिए यहाँ से एक माइग्रेट करके आके उन लोगों के लिए सऊदी दुबई हो गया है ये। बस बस बस, एग्जैक्टली। मतलब फैमिली से दूर रहना, बस अब्रॉड नहीं, अब्रॉड स्टेट नहीं के है, बाहर। ये अपना स्टेट के बाहर है, तो साथ में वो रहते हैं। तो वो डेडिकेटेडली आपके साथ काम कर बिल्कुल डेडिकेटेड रहते हैं, और 24/7 समझ जाओ आप, कभी भी हाजिर। रात में उठा लो 3 बजे, प्रेजेंट सर। सही है। उसके बाद फिर एक महीना जब आपका ख़त्म हुआ रमज़ान का, 1 महीने का आपका टारगेट था, लेकिन आपको दुकान तो अच्छी खासी मिल गई थी। 1 महीने के बाद जब एज ए बिजनेसमैन बैठता है चेयर पे वापस, हाँ भाई रमज़ान तो ख़त्म हुआ, अभी ईद हो गई, सब सुकून से हो गया, उसके बाद आपका कैलकुलेशंस क्या बोल रहा था, आपके नंबर्स, आपका बैंक अकाउंट क्या कह रहा था? स्टार्टिंग के देखिए, मेरे को एक ऊपर वाले का करम ये रहा कि 3 से 4 महीने के अंदर ही वो जो इमेजिनेशन करके हम लोग आए थे यहाँ पर कि जी। भीड़ चाहिए, वो ऊपर वाले ने दे दी थी। स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग के 3rd या 4th मंथ में ही हम लोगों ने एक सेल डाला था। सेल का कॉन्सेप्ट यहाँ शायद गुलबर्गा में था भी नहीं उस टाइम पे, 2014 की बात कर रहा हूँ, शायद कोई ज़्यादा लोग सेल भी नहीं डालते थे। तो जो सेल लॉन्च किया, उसमें बाहर लाइन लगना चालू हो गई थी स्टार्टिंग में। सेल्स में तो इनिशियल जो स्टेज है बिजनेस का, उसमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था बिजनेस को सेट करने के लिए, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज थी, मार्केटिंग का थोड़ा सा नॉलेज था, वो जैसे इम्प्लीमेंट हुआ तो पब्लिक आना चालू हो गई अपने पास में स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग से वहाँ से हुआ। अभी यहाँ से सूरत खजाना के सफ़र चलते हुए, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, एक साइकिल है ग्राफ की तरह, ऊपर जाएगा, फिर सक्सेस होने के बाद फिर एक बिल्कुल पंच लाइन, फिर वहाँ से एक ड्रॉप, फिर वहाँ से नदीम बैठेगा, सुधरेगा, फिर उसके बाद गलतियों से सीखेगा, फिर उसके बाद रिकवर। ऐसे क्या गलतियाँ आपके साथ हुई हैं
सूरत खजाना को लेके अभी तो स्टार्ट हुआ बिजनेस, फर्स्ट मंथ अच्छा चला गया, उसके बाद ऐसे क्या मिस्टेक्स है जिसका आप लर्न करके आगे? स्टार्टिंग के जो 2.5 साल थे जी। वो हम लोगों के बहुत अच्छे गए, अच्छा। हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत अच्छे गए। हाँ। बाद में मैंने और पापा ने डिसाइड ये किया कि भाई तेरा एजुकेशन हैदराबाद से हुआ है तो एक काम करते हैं, हैदराबाद में एक शॉप ओपन करते हैं, एक और ब्रांच अच्छा, सूरत खजाना। सूरत खजाना, और एक ब्रांच वहाँ रहेगा, एक ब्रांच यहाँ रहेगा, जब तक थोड़ा सा सफिशिएंट अमाउंट हाथ पे आ गया था अपने। हम्म, तो 2017 में टोली चौकी में हम लोगों ने एक और ब्रांच ओपन कर दिया। ओपन कर दिया, एक अच्छे लेवल पे, अच्छा, गुलबर्गा से अच्छा। गुलबर्गा से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और हमारे नसीब ख़राब थे कि मेरे वाली साहब का ओपनिंग से एक 15 डेज पहले ही एक्सीडेंट हो गया। ओह। तो जो ग्राफ हमारा ऐसे बढ़ा था वो हैदराबाद का ब्रांच में समझ लीजिए मेजर लॉसेस थे, क्योंकि प्लानिंग ही कुछ अलग थी और ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, तो वो बिल्कुल फेलियर आपको। बिल्कुल एकदम, मतलब वहाँ से। तो एक्सीडेंट के बाद आपकी फैमिली सारी वहाँ पे इंगेज हो गई, उसके बाद टाइम नहीं दे पाए, क्या हुआ फिर? स्पॉट डेथ था मेरे वाली साहब अच्छा, का स्पॉट डेथ हुआ एक्सीडेंट में, अल्लाह उनको जन्नत मगफिरत करे उनकी। हाँ, तो वो बहुत मुश्किल था वहाँ से निकलने के, तो मेंटली बिल्कुल बिल्कुल। हैदराबाद की दुकान और यहाँ का शॉप दोनों मिला के पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस करना। बिल्कुल। आदमी सोचता है कि भाई एक जगह बैठ के 10 जगह, वो करेंगे। कॉर्पोरेट लेवल पे उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे हम लोग। हम्म। तो वो जो लॉसेस हुए, तो वो लॉसेस से निकलने के लिए बहुत टाइम लग गया। अप्रोक्सीमेट कितना लॉस हुआ अंदाजा? वो शॉप में करीबन ये समझ लो आप 1.25 करोड़ रुपए जैसा लॉस हो 1.25 गया। करोड़ का लॉस। वो हमारी जमा पूंजी थी हाँ। जो टोटली फिनिश हो गई टोली चौकी की शॉप में। उसके बाद सीधा हम लोगों ने इधर आए गुलबर्गा, वापस गुलबर्गा आए, वो सब समेट दिया, बंद कर दिया, फिर आहिस्ता जीरो आहिस्ता से आए, आहिस्ता आहिस्ता से फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट किया ग्रोथ करने के लिए। अच्छा, तो फिर ये वहाँ से जो अभी आपका जो ब्रांच है, वहाँ का जो काजल बेकरी का आप ऊपर बता रहे थे, वहाँ से फिर यहाँ कब शिफ्ट हुए जो अभी राइट नाउ? वो स्टार्टिंग में जब पब्लिक का बहुत बम्पर रिस्पॉन्स आया तो मेरे पापा ने ही शिफ्ट करवा दिया था। जहाँ पर हम लोग हैं वो शॉप मेरे पापा ने ही लेके दी है तो मुझे। जब आपके पापा तो यूजुअली हैदराबाद से हैं, जब जी। आपका सक्सेस हुआ, 1 महीना सक्सेस हुआ, फिर जब इतनी भीड़ भाड़ आई तो उनको प्राउड भी फील हुआ कि लड़के पे, यार जी लड़के, मेरे बिल्कुल। लड़के ने मेरे हयात में कुछ ना कुछ सक्सेसफुल एटलीस्ट मंथ हो या फिर एक जगह नए जगह बिजनेस स्टैब्लिश करने में सक्सेस हुआ होगा। जी। जब आपके पापा पहली बार आपके स्टोर पे आए तो उनकी क्या फीलिंग्स थी? गले से लगाया, रो पड़े। डायरेक्ट। बिल्कुल। ये वो आई कैन इमेजिन दैट मोमेंट कि एक बाप के लिए बिल्कुल बिल्कुल। एक बेटे को बहुत काम। खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर गाइड किया उन्होंने कि फिर ठीक है, अब तूने इतना किया है, अब हमारे को स्पेस चाहिए। हम ऊपर की शॉप में थे, वो था 300 स्क्वायर फीट। बाद में उन्होंने मेरे को शॉप दिलाई जिसमें अभी मैं हूँ, 1000 स्क्वायर फीट। सब पापा ने ही सेटअप करके दिया फिर। तो मतलब गाइडेंस आपका, मतलब बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हैंड्स आपके साथ बिल्कुल। थे। वो रहता है ना एक सर पे बाप का साया बहुत ज़रूरी है एक बेटे के लिए। वो उन्होंने बाखूबी अपना रोल निभाया उस जी, टाइम जी। पे। मेरे को जो चीज़ चाहिए थी उन्होंने हेल्प की। नहीं नहीं, बिल्कुल। एक एक तो ये बहुत बाप के लिए एक बहुत फख्र की बात होती है कि वही स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जी बाप की बची हुई जमा पूंजी को फिर एक अलग लेवल पे लेके जाना, समझता हूँ कि बाप के लिए बहुत जी जी फख्र वाली बात हुई होगी। और ये अच्छी बात है कि एक बेटा अपने बाप को प्राउड फील कराना एक वन ऑफ द अचीवमेंट्स है उसके पोर्टफोलियो में, बिल्कुल सक्सेस में। डेफिनेटली। अच्छा, इसके अलावा, ये अचीवमेंट के अलावा, आप अपनी ओवरऑल लाइफ में देखा जाए तो एक एजुकेशन आपने कंप्लीट किया हुआ एक अचीवमेंट है आपका। उसके अलावा आप कौन सी मेजर अचीवमेंट अपने आप को समझते हैं? मैं अचीवमेंट ऐसा कुछ अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है। मेरे को नहीं लगता कि मैं अभी सक्सेस हुआ हूँ पूरी तरीके से। नहीं, अभी तक के लिए मैं अचीवमेंट, अभी मैं तक के सक्सेस की लिए तरफ नहीं जा रहा है। हाँ, एक ठीक है। गोल होता है, रोड मैप्स होते हैं, फर्स्ट ओके, अचीवमेंट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। हायर गोल्स, स्टेजेस पे जाने के लिए गोल्स, गोल्स। ठीक है। फर्स्ट गोल हमारा ये था कि जो कपड़ा हम लोग बेच रहे हैं वो फैक्ट्री से आना चालू हो जाए। ये डायरेक्ट। फर्स्ट मेजर गोल था जो कि स्टार्टिंग में। और फैक्ट्री से आपको पता है फैक्ट्री से कपड़ा लेना पॉसिबल नहीं है। वो लोग बल्क में देते हैं आपको। अगर रेट में कपड़ा लेना है तो आपको हेवी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। कितनी हेवी क्वांटिटी मतलब पर डिज़ाइन आप कम से कम 300 पीसेस पर डिजाइन? पर डिज़ाइन। वो रिटेल आउटलेट के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ओके। तो उसके ऊपर जो वर्क करना चालू किया हम लोगों ने, तो एक दुकान पे इतनी बल्क क्वांटिटी में माल काटना पॉसिबल ही नहीं था बिल्कुल। 300 पीसेस एक डिजाइन। पर डिज़ाइन। और एक स्टोर में कम से कम हज़ारों डिज़ाइन रहते हैं। बिल्कुल। तो 2017 के बाद जब मेरे वाली साहब का इंतकाल हो गया जी। तो सर पे से साया चला गया। बिल्कुल। तो खुद के दिमाग ने ये काम किया कि भाई एक काम करेंगे, मल्टीपल स्टोर्स लगाते हैं। ओके।
तो मेरी एज तो कम है, लेकिन मैंने उस 2 साल में 22 स्टोर्स लगाए। 22 स्टोर्स। 22 स्टोर्स, मैंने कोई एरिया नहीं छोड़ा। मैंने सेडम नहीं छोड़ा, मैंने यादगिर नहीं छोड़ा, बीजापुर नहीं छोड़ा, हाँ। हैदराबाद के कोई एरिया नहीं छोड़े। स्टोर्स लगाए और सारे स्टोर्स फेलर, फेल, सब फेल, सारे फेल हुए। सारे के सारे फेल। गुलबर्गा अपना जगह काम कर रहा है, वो स्टोर्स हर स्टोर में लॉस। फेलियर का क्या होता है? मतलब सामने बैठे वाला बंदा माल लेके भाग जाता है या फिर रिस्पॉन्स नहीं करता? एक प्रॉब्लम है कपड़े के फील्ड में, आपकी अगर नज़र है सामने काम पे तो आपका पैसा सेफ है। आप सोच रहे हो कि मैं फ़ोन पे बैठ के सामने से पूछ लूँगा कि आज की क्या सेल है, अकाउंट में डाल दो आज का क्या, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। स्टाफ, हर स्टाफ ट्रस्टवर्दी नहीं होता, तो वो एक मेजर फैक्टर है। ऊपर से कपड़े के काम में एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी कपड़ा 3 महीना नहीं बिकता है तो उसका जो वैल्यूएशन है वो 20 to 30% वैसे ही डाउन हो जाए। अच्छा, डिजाइन के चलते हुए। डिज़ाइंस के चलते हैं। आज मतलब मैंने कोई चीज़ ली है, आज वो अगर 1000 रुपये का है मार्केट में, 3 महीना अगर वो सेल नहीं हो रहा है तो वो वैसे ही 700-800 रुपये हो जाए। अच्छा, तो वो बल्क क्वांटिटी जो परचेस की वो 6-6 महीना रह गई हमारे पास। फिर वो स्टॉक का। वो स्टॉक काटने का प्रेशर, हाँ हाँ। फिर स्टॉक अपडेट नहीं है। पब्लिक को क्या चाहिए कि भाई पिछले माल। महीने में आई थी, अब नया क्या है, सही। वो अपडेट नहीं। तो वो भी एक बहुत बड़ा लॉस था, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर शायद मेरे वाली साहब होते तो वो नहीं होने देते। अच्छा, वो उन्होंने क्या करते अगर वो होते तो? क्योंकि वो वहाँ मेरे को पे मल्टीपल ब्रांच में घुसने ही नहीं देते। नहीं, वो नदीम इतना ही कर। बस अभी भी करंट सिचुएशन में क्या है, मल्टीपल स्टोर में हम लोग नहीं जा रहे। एक जगह बैठ के 10 जगह का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, वो अभी ठोकर खा के सीखा है। अच्छा। तो शायद उस टाइम पे वो ठीक है, लिखा था नसीब में 2 साल खराब होने थे, तो 2 साल खराब हो गए। तो वो मल्टीपल स्टोर्स का जो आपका कॉन्सेप्ट निकला हुआ था, तो वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि एक जगह से मतलब एक पौधे के मल्टीपल शाख हों। तो वो जब फेलियर हुआ तो उसमें कितने का अप्रोक्सीमेट लॉस हुआ होगा? 1 करोड़ तो आपका ऑलरेडी हमने नोट डाउन बिल्कुल। किया है लॉस, 1.5 करोड़। उस टाइम पे भी 60 to 70 लाख रुपीस का अराउंड 60 to लॉस 70 था। लॉस। सारी इन्वेंट्री हम लोगों ने समेट के जब गुलबर्गा लाए तो वो भी एक 60-70 लाख रुपए का लॉस ही था। अच्छा, तो वहाँ पे एक 60-70 लैक्स लॉस। जी फिर जी उसके बाद फिर कोप अप होकर फिर अब जो सूरत खजाना है, अब हमें देखने को मिलता है कि भाई मुस्लिम चौक की ट्रैफिक के जिम्मेदार आप हैं। मुस्लिम चौक पे जितनी ट्रैफिक जाम होती है, क्योंकि हमेशा सूरत खजाना पे रश लगा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका एक विजन था वो हमारे सामने रियलिस्टिकली होते हुए मैं तो देख रहा हूँ, जी मैं रिसेंटली 10-15 दिन से हूँ देख रहा हूँ। जी। उसके बाद वीडियोज़ में भी देखने को मिलता है। इससे थोड़ा एक स्टेप बैक लेते हुए एक और मेजर फेलियर के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा मकसद क्या है कि नदीम भाई की सक्सेस तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस सक्सेस के पीछे कितने लॉस को बर्दाश्त करते हुए नदीम भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक सही। और ऐसा सक्सेस जो या फिर वन ऑफ द बिगेस्ट बोल सकते हैं, या फिर ऐसा सिचुएशन आया होगा नदीम की ज़िंदगी में, नहीं यार आज के बाद नहीं करना है कुछ भी कारोबार, बस घर में बैठ जाएंगे, जितना है उससे में सुकून से करेंगे, किसी को करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा वाला क्या मूवमेंट था? जब कपड़े के काम में इतना लॉस हो गया तो दिमाग में ये घुसा कि जो होटल का बिजनेस है जी। वो सबसे बेस्ट बिजनेस है। अच्छा। किसी ने मेरे दिमाग में ये डाल दिया कि भाई रेशियो जो है होटल का वो 1:3 का है। हाँ। मतलब अगर आपकी सेल लाख रुपए की आती है तो 60,000 प्रॉफिट है। अब उसको प्रैक्टिकली वो किस तरीके से था मेरे को नहीं मालूम, दिमाग में घुस गया कि होटल करना है। अच्छा। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहाँ ओपन किया गुलबर्गा। गुलबर्गा में, आपको याद होगा हिल टाउन के नाम से। हिल्टन, बिल्कुल। वो एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भाई कपड़े में तो नसीब चल ही नहीं रहे, हाँ। लॉस हो रहा है बैक टू बैक, शायद होटल में चमक जाए अपन। जी। तो बहुत बड़े लेवल पे ओपन किया होटल, पैसा हाथ में नहीं भी था तो घर की प्रॉपर्टी बेच दी। अच्छा, हिल्टन के लिए घर की हिल टाउन प्रॉपर्टी का बेच दी। जो इन्वेस्टमेंट था वो जी, बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट था, आपने देखा होगा। उसमें पूल डाइनिंग थी, जी। उसमें टावर डाइनिंग थी, स्काई डाइनिंग लॉन्च होने वाली थी। हाँ। मतलब एक नेक्स्ट लेवल उसका हाइप जो क्रिएट हुआ था गुलबर्गा में, शायद ही कोई होटल का हुआ होगा। मार्केटिंग में तो आप लोगों ने कुछ यूनिकनेस तो किया है, तो वो तो हिल्टन की भी आपने अच्छी मार्केटिंग की हुई थी, तो फुल मार्केटिंग थी। और हिल टाउन भी एक कितना लगा था हिल्टन बनाने में आपको? मतलब कितने पहले तो हिल्टन को प्रोजेक्ट को डे 1 से लेके विजन नाम हिल्टन से लेके कंप्लीट होने तक, लॉन्चिंग तक कितना खर्चा हुआ था? कितना टाइम लगा? कितना खर्चा हुआ? 2.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था। 2.5 करोड़ का 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट। का इन्वेस्टमेंट था, जिसमें 1 CR लोकल का इन्वेस्टमेंट था। लोकल का 1 से। गुलबर्गा के लोगों का अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो था। मतलब आपने क्राउड फंडिंग किया हुआ था? 1 CR बाहर से ले लिया था, क्योंकि
लोगों को ट्रस्ट था कि भाई हाँ एक नई चीज़ होने जा रही है, शायद सक्सेस हो जाएगी। बाकी घर के ज़मीन वमीन बेच दी, जो ब्रांचेस मल्टीपल का जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो लगा दिया, हाँ। अपनी दुकान में से जो पैसा निकाल सकते थे वो निकाल लिया, क्योंकि ऐसा दिख रहा था उस टाइम पे कि हिल टाउन ही फ्यूचर है। हाँ, अच्छा। वहाँ पर फार्म्स आना, वहाँ पर पैराग्लाइडिंग लाना, मतलब ये जी, सब जी। बड़ा एक ये विजन बहुत था। बड़ा एक विजन था। और ओपनिंग भी उसी लेवल की हुई जी। कहीं ना कहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग होटल फील्ड से नहीं है। क्या मेजर आपको एग्ज़िट तो आपने किया है उस इंडस्ट्री को, लेकिन उस इंडस्ट्री से एग्ज़िट करते हुए आपको क्या सीख मिली? उस इंडस्ट्री से स्पेसिफिक? उससे ये सीख मिली कि काम वही करना चाहिए जो अपने को आता हो, अच्छा। पहली बात। दूसरा, हम 2.5 करोड़ रुपए लगा दिए हमने और हमारा एक लेबर भाग गया, तो आपके सारे 2.5 करोड़ रुपए वेस्ट। एक लेबर की वजह से। आपका कुक भाग गया, हाँ, अब क्या खिलाओगे खाना? हाँ, सही। एक बंदा आता है, बोले "ए, इधर आ, हाँ, खाना लेके आ", तो उसको तो देना ही है, सर्विस है अपनी। बिल्कुल, बिल्कुल है। तो वो फेलर था, टोटली फेलर था वो, हम लोग सर्विस ही नहीं दे पाए। आधा आधा घंटा लोग बैठे हैं, रोटी नहीं आ पा रही, ग्रेवी नहीं आ पा रही, अब वहाँ से हम लोग को मैनेज हुआ ही नहीं, वो फिर लोग टोटली कॉल ना। करेंगे, नदीम भाई हम तुम्हारे पास बैठे हुए हैं, यहाँ आधे घंटे से रोटी नहीं है। वो कपड़े का कारोबार छोड़ के नदीम भाई को ग्रेवी के लिए कॉल आ रही है। मेरे भाई ने रोटियां मारी, हम लोगों ने सर्विस मतलब प्लेटों में ला ला के खाना दिया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपना कप ऑफ टी नहीं था वो। कितने साल तक आप लोगों ने एक होता है ना, वो एक क्या बोलते हैं, लीकेज पाइप, वो एक आपका लीकेज बिजनेस हो गया। फिर वो फिर पैसे यहाँ के लेके जाके वहाँ पे उसको पैचिंग बिल्कुल करने पे लगाए बिल्कुल होंगे आप। बिल्कुल। अब जब हिलटाउन चला ही नहीं तो उसको एक ही समाधान था कितने उसका। साल तक आपने कोशिश की चलाने की? 8 महीना। 8 महीने। किस टाइम आपने डिसाइड किया, क्या क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ आपने फाइनल किया कि बस हिल्टन क्लोज? हिलटाउन में हुआ ये कि इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, जितना था घर का लगा दिया। अब होटल के बिजनेस में क्या होता है, मटन है, चिकन है, तरकारी है, ये सब आप लाते हो, भरते हो सुबह में, रात में बेच के पैसा देना होता है। जी, और मार्केट में एक आदमी मार्केट में बैठा है तो उसको उधार मिलना भी चालू हो जाता है। बिल्कुल। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। रात में सेल करना, वो छोटी मोटी सेल आती थी, वो सारी सेल लेबर में चले जाती थी, लेबर्स में सिर्फ। बचता ही कुछ नहीं था। हाँ। मंथ में कैलकुलेट किया, 12 लाख अंदर, 7 लाख अंदर, 8 लाख अंदर, अरे यार ये हो क्या रहा है? हर महीना लासा इतना आ हर गया। महीना लॉस। कपड़े की दुकान से पैसा निकलता था, वहाँ जाता था, कई सारे लोगों के पैसे रुक गए हाँ, उस टाइम पे। अब जब समझ ही नहीं आया, बोले भाई इतना पैसा लगाने के बाद अपने को जब लॉस ही देखना है तो रोज़ रोने से बेहतर है कि एक बार रो लेंगे। अच्छा। तो उसको मैंने हाफ से भी कम रेटों में बेच दिया। किसको बेचा है वो? जो हमारे ओनर थे वहाँ के हिल टाउन के, जिसकी ज़मीन थी, हम लोगों ने लीज लेके उसको कितने साल की लीज पे लिया था? 10 ईयर्स की लीज पे 10 लिया ईयर्स था। की हाँ, लीज पे। क्योंकि फ्यूचर प्लान बड़ा था और चला 6 महीना भी नहीं। तो उनको ही, ओनर को, जो ज़मीन के ओनर थे उन्हीं को हम लोगों ने उसको सोल्ड आउट कर दिया कंप्लीटली पूरा सेटअप। कम्प्लीटली विथ सेटअप। हमने वहाँ से स्क्रू भी नहीं निकाला। अच्छा। फिर जो लेबर पेमेंट्स बाकी रह गए थे, जो सारे लोगों के बिल्स बाकी रह गए थे, उसको हम लोगों ने हमारे कपड़े की शॉप से ठीक भरा। है। अच्छा, लेकिन अभी उस वो 1 करोड़ का क्या हुआ जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था? क्योंकि आपने आपने तो जी एग्ज़िट किया। जी लोग नदीम के चेहरे पे जब आए थे तो फिर उसका एक अलग प्रेशर होता है। बिल्कुल। वो प्रेशर को आपने कैसे मैनेज किया फिर? जो होटल बेचा मैंने हाफ रेट में, तो वो पैसा मैंने लेके मैंने लोगों को क्लियर कर दिया, जिसका अच्छा। पैसा था। हाँ। आज एक एक पैसा जो हिल टाउन में जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा मेरे साथ में, किसी का 1 रुपया बाकी नहीं है। तुरंत हाथों हाथ जो हिसाब बनता था, सबका। 3 महीना 4 महीने के अंदर सब क्लोज। मतलब अभी वो हिसाब नील है। जीरो लायबिलिटी। ज़ीरो लायबिलिटी। हिलटॉन क्लियर हो गया हिल टाउन लेकिन वन क्लियर ऑफ हो द गया जी। बिगेस्ट लॉसेस में आपकी कंसीडर है। वो रिकॉर्ड, उसने एक और रिकॉर्ड बना लिया कि भाई तुम्हारे पहले लॉसेस से मैं बड़ा हूँ। अच्छा, अच्छा। तो कहीं हिल पे था ना वो बिल्कुल। इसके लिए उसका लॉस भी ज़्यादा था। तो उसके बाद आपने सीख के वापस से आए मुस्लिम चौक फिर? मुस्लिम चौक पे आए, हालत ऐसी थी कि बोलने के लिए भी शर्म आए कि भाई 500 रुपये भी जेब में नहीं रहते थे उस हिलटॉन के बाद? हिल टाउन के बाद, क्योंकि जो था हिल टाउन में वो लॉस हो गया। जो पैसा होटल बिक के आया, वो जो जिसको देने थे वहाँ चले गए। हाँ। ऐसा दुकान में स्टॉक भरने के लिए पैसा नहीं, घर पे चलाने के लिए, रनिंग करने के लिए एकदम बहुत, मतलब लोगों के आंकड़े ऐसे थे कि भाई 3 महीने में जाएगा, हुँ, 6 महीने में जाएगा। अब लोग मालूम ही है, जब सही। भागते हैं तो सैल्यूट, थोड़ा रुक जाते हैं तो लाती पड़ती है। ये दुनिया का दस्तूर है कि चढ़ते हुए सूरज को लोग पूजा करते हैं बस, वो वही है। उसके हिल टाउन छोड़ने के बाद 8 महीने का वो स्ट्रगल रहा कि वो उसने लाइफ में ये सिखा दिया है, समझ कि भाई पैसा कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में।
और बिज़नेस कितना इम्पोर्टेंट है। और उस टाइम पे मेरी फैमिली, मेरे वालिदा, मेरे भाई, उन लोगों ने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया साथ में मिल के। पोजीशन ये थी कि भाई कोने में बैठ के रोते थे, भाई करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा फेल, वहाँ पर होटल फेल, वहाँ पर ब्रांचेस फेल, तो एक सिचुएशन एक बहुत ज़्यादा तो मतलब आपके फेलियर के जख्म भी ताज़े हैं मतलब अभी ज़्यादा पुराने नहीं है, ज़्यादा पुराने सब जख्म नहीं लॉकडाउन है। के बाद की बात है। लेकिन ये इसके इसके बाद भी ओवरऑल अभी अगर हम सूरत खजाना को अभी हमने रिसेंटली देखा है कि खजाना फैक्ट्री के ऊपर आपने भी रीब्रांड किया है, तो ये सूरत खजाना और खजाना फैक्ट्री के सफ़र को नए स्टार्ट करने से पहले हमारे व्यूअर्स को बताता चलो कि ये शो के हमारे वीडियो स्पॉन्सर हैं आयान फिल्म्स, वन ऑफ द बेस्ट इन द टाउन। कॉन्टैक्ट देम एंड मेक योर इवेंट्स ब्यूटीफुल। तो नदीम भाई वापस चलते हैं आपके सूरत खजाना से अभी खजाना फैक्ट्री की तरफ। अच्छा, ये एक चीज़ तो मुझे समझ आई जब जितना आपकी स्टोरी मैं सुना हूँ, आपने मल्टीपल ट्रायल्स किए। जी हर ट्रायल्स को हर ट्रायल्स का बैकबोन आपका सूरत खजाना था। जी बिल्कुल। उस सूरत खजाने को मजबूत करने के लिए आपने क्या किया? मैंने देखा कि मीडिया पे ज़्यादा है एक्सपोजर आपने किया, कंपैरेटिव अदर ब्रांचेस आपने क्या किया, मतलब यूनिक क्या किया आपने? देखिए, जब फेलर हो गया था तो एक ही रास्ता बचा था। तो मेरे को जहाँ तक समझ में आया था कि भाई जो दिखता है वो बिकता है, प्रोडक्ट पे ध्यान देना है और प्रोडक्ट को मार्केट में शो कराना है, वो चाहे कोई भी एंगल से हो। लोकल के मीडिया चैनल्स का सपोर्ट मिला काफ़ी, जी। तो उनका तो दिल से एकदम शुक्रिया है, क्योंकि इनिशियल उन्होंने हाथ पकड़ा। हम्म, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है सारा सेटअप। और धीरे धीरे जब मीडिया में आना चालू हुई वीडियोस, जी। तो कस्टमर भी आना चालू हुआ, तो स्टॉक का भी अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से किसी तरीके से हुआ। बाद में हम लोगों ने हमारा जो चैनल क्रिएट किया, वो हमारा, ये समझ लो आप कि एक पॉइंट होता है ना, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट हमारा चैनल बना, आपका खुद का चैनल? हमारा खुद का चैनल। इंस्टाग्राम किस पे? इंस्टाग्राम पे अब चालू किया था हम लोगों ने, अभी 1.5 साल हो गया है। अच्छा। अभी 60,000 फॉलोअर्स हैं, अच्छा। जो कि शायद गुलबर्गा में। अच्छा, 60,000 फॉलोवर्स हैं, तो व्यूअर्स के लिए नदीम भाई आप खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ से। तो 60,000 फॉलोवर्स होने की खुशी में, डेक्कन डाइजेस्ट दी गुलबर्गा मिरर के पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग की खुशी में आपको हमारे व्यूअर्स के लिए और आपके चैनल के व्यूअर्स के लिए आपको गिव अवे देना है अभी यहाँ पे। ठीक है, डन। ये मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि 60,000 की सेलिब्रेशन आप हमें मिठाई खिलाओ नहीं ठीक खिलाओ, है। लेकिन गिव अवे आपको देना है। तो ठीक गिव है। अवे प्लान करके हमारे व्यूअर्स तक आप पहुँचाएं। अच्छा, अगर 60,000 में आपकी रिक्वेस्ट पे 60 गिव अवेज आपके नाम से अनाउंस होंगे, मेरे नाम से है। अच्छा। आपके चैनल के थ्रू। अच्छा, 60 तो गिव अवेज अनाउंस हो गए, इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? अगर अभी माइंड में है तो बता दें या फिर हम वी विल राइट डाउन। बिल्कुल, हमारे चैनल पे जो हमारी वीडियो अपलोड होगी, ये उस चैनल पे, जी हाँ, आपके चैनल पे हमारे कोलैबोरेशन में जो वीडियो अपलोड होगी, बेस्ट 60 कमेंट्स को हम लोग गिव अवे देंगे। और सिंपल, ठीक है। और गिव अवे जो है वो आपको इमिडिएटली वीडियो के 2 दिन बाद ही मिल जाएगा। अच्छा, एक डेट डिसाइड करेंगे जब ये वीडियो लॉन्च होगा, उसका 5 टू लेट्स से 1 वीक, सेम वीक में 1 वीक का टाइम देंगे ठीक लोगों है। को कमेंट करने शेयर करने के लिए। ठीक है। जो भी चीज़ होगी 1 वीक के बाद सूरत खजाना की मीडिया टीम है, वो मीडिया टीम और हमारी मीडिया टीम डेटा हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो भी सिलेक्टेड लकी विनर्स रहेंगे, नदीम भाई की तरफ से 60K होने की खुशी में गिव अवे 60 गिव अवेज दिए जाएंगे। तो वो मोर डिटेल्स आपको मिलेंगे। नदीम भाई फिर अभी चलते हैं, अभी थोड़ी सी कड़वे चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, जी क्योंकि मैं गुलबर्गा के ओवरऑल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स के माइंडसेट पे अगर सवाल करूं तो सूरत खजाना गुलबर्गा के लिए सिर्फ एक नहीं है। जी। आपको नहीं लगता कि यार आप मुस्लिम चौक पे आने के बाद मुस्लिम चौक के और दुकानों का बिजनेस डाउन किए हैं? उन लोगों की भी हाँ। रोजी रोटी थी। जी, देखिए, जी। एक चीज़ है, गुलबर्गा के लोगों में मैंने ऐसा सुना है जी कि यार ये माइग्रेंट है, दिल्ली से आके लड़का जो है ना हमारा बिजनेस खराब किया है। जी। तो ये भी एक इस चीज़ को आप कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं? आप दुबई या सऊदी जाते हो, हाँ, मैं तो आपको वहाँ पर लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं? लेकिन मतलब वो लोग तो इनवाइट करते हैं, आपको तो हमने इनवाइट ही नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप जॉब करोगे जी, तो आपको भी, मतलब हर आदमी को अपनी रेस्पेक्ट चाहिए। मैं इंडियन हूँ, बिल्कुल। मैं दिल्ली नहीं, गुजरात नहीं, यूपी नहीं, सब छोड़ दीजिए, मैं इंडियन हूँ। और इंडियन का अपना हक है कि भाई हम इंडिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते अब लोग उस तरीके से देखते हैं, तकलीफ तो होती है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है अपने पास में। हमारा बाद में दिमाग ये काम किया कि भाई उन लोग को सर्विस देना चालू कर दो, जो शायद यहाँ सर्विस नहीं है वो सर्विस उनको देना चालू कर दो, शायद वो भेदभाव खत्म हो जाए। और कहीं ना कहीं अभी हो भी रहा है, जी। वो प्यार भी मिल रहा है अभी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से दूसरों का बिजनेस
बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, लगता है नहीं नहीं, लगता है? मेरे को नहीं लगता। देखिए हमारा जो टारगेट है, हमारे पास जो क्लाइंटेज है, जो कस्टमर है, वो मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा है। मिडिल क्लास के लिए। हमारे पास में BMW ऑडी में नहीं आते कोई भी, हमारे पास ऑटो रिक्शा में बैठ के ही कस्टमर ज़्यादा आता है। हम्म। एक 500 रुपये एक कमाने वाला बंदा, वो कोई शोरूम में जाके 2000 रुपये महंगे में कोई चीज़ ला दे और वो उसको लूट रहा है और हम उसको 2000 रुपये या 1500 रुपये कम दे रहे हैं और उस वजह से उसका डैमेज होता है, तो वो मैंने डैमेज नहीं किया, वो उसने डैमेज किया अपना बिजनेस हाई मार्जिन लेके। तो आपका बोलना ये है कि वही प्रोडक्ट जो 2000 में दे रहा है 500 में दे रहे हैं? इतना नहीं रहता है डिफरेंस, हाँ, वही लेकिन है। हाँ 2000 का प्रोडक्ट हम लोग 1200 रुपये में तो देते हैं। कपड़े के तो कारोबार में 800 1000 का 50% से ज्यादा मार्जिन होता है। हाँ, एक मतलब जब हम लोग यहाँ गुलबर्गा में आए थे तो हम अपने आंखों से देखते थे कि यहाँ पर लोग 100% मार्जिन पे बिजनेस कर रहे थे। हम लोग शॉक हो गए देख के, हमारे पास हमको फ्रॉड क्यों मिला। हाँ। हम लोगों ने लो मार्जिन पे चालू किया। अच्छा। पब्लिक को ऐसा लगा कि भाई ये जो चीज़ यहाँ 2000 की बिक रही है, लोग 1200 में दे कैसे रहे हैं। 1200 रुपये में हम लोग नॉर्मली जहाँ से ये लोग ला रहे थे वहीं आसपास से ला के बेच रहे थे। अच्छा। फर्क इतना था कि हमारा मार्जिन कम था। हाँ। क्योंकि हमारे पेट छोटे छोटे से थे, हमारे सपने ऐसे नहीं थे कि भाई एक कस्टमर आया तो उसको जुबा कर दिया। हमारा छोटा मार्जिन का काम था। उसकी वजह से अगर किसी का बिजनेस डैमेज हो रहा है तो वो मैंने नहीं किया, वो उसने खुद किया। ये तो इनडायरेक्टली आप बोलना जी। ये चाह रहे हैं कि आपने मार्जिन को कम करते जी। हुए अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ देखें बिजनेस पर्सपेक्टिव में, और भी जिस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट है कि आप स्मॉल स्केल लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है कपड़े के कारोबार में, क्योंकि गुलबर्गा का मार्केट बहुत बड़ा है बराबर। और हमारा इंटेंशन इस शो का जी। यही है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें। बिल्कुल। ऐसी सक्सेस स्टोरीज नहीं, ये रोलर कोस्टर राइड है ये सारी चीज़। बराबर। आपने हिल्टन ऊपर गए नीचे जी। आए, वहाँ पे हैदराबाद गए नीचे आए, ये रोलर कोस्टर राइड है। जी। तो ये राइड से हम चाहते हैं कि लोगों को सिखाएं। तो सही। आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, या फिर गुलबर्गा की आवाम जो हमारे बहनें सिस्टर्स देख रहे हैं उन लोगों के लिए, या फिर नौजवान के लिए जिसका एजुकेशन नहीं है लेकिन वो भी बिजनेस करना चाहता है, बराबर। प्रीवियस बिजनेस कर रहा था लेकिन वो बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो नदीम उन लोगों के लिए क्या असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है? देखिए अभी आप जैसे बता रहे थे ना मार्केट डैमेज वाली बात, तो मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि हम लोग यहाँ पर किसी को डैमेज करने नहीं आए। हम लोग पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। पार्टनर्स कैसे? आप आप बिजनेस करना चाहते हो और आप बोलोगे कि भाई मेरे पास तो 2 ही लाख रुपए हैं। अब आप 2 लाख रुपए लेके सूरत जाओगे। अगर कपड़े का आप काम करना चाहते हो, ये सिर्फ कपड़े वालों के लिए बात कर रहा हूँ, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो, एजुकेशन हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप 2 लाख लेके सूरत जाओगे, आप GST में माल लाओगे, आप 10,000 रुपये खर्चा करोगे होटल में रहने खाने पीने का, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आपको 50% चांसेस है कि आप रॉन्ग जगह से माल लो। सूरत में भी, क्योंकि वहाँ पे भी सूरत में धोखा होता है क्या लोगों लाखों को? दुकानें हैं, लाखों। जो मेन बंदे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग फ्रंट पे बैठे ही नहीं है। अच्छा। हमारे पास गुलबर्गा का सबसे मेजर पॉइंट है कि सारे लोग एक ही होटल में रुकेंगे। हाँ। सारे लोग एक ही शॉप में जाएंगे, सारे लोग एक ही वैरायटी मेंटेन करेंगे। अच्छा। वो एक रीज़न है कि कस्टमर उनके पास से डैमेज हो रहा है। जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग कौन सी गुफा में बैठे हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई आप बिजनेस करना चाहते हो ना, तो वहाँ 2 लाख रुपए का कपड़ा यहाँ ला के मत बेचो। उसमें से आपको 50% या 30% कपड़ा रुकता है, 100%। हाँ। आप ऊपर का बेच दोगे, लास्ट का 30% आपका इनकम है। हाँ। हम लोग ये बोलते हैं 2 लाख रुपए आप हमको दो ला के। अच्छा। कपड़ा लो जो आपसे? आपको चाहिए, जितने में हम लोग बेच रहे हैं कपड़ा। हाँ। जो लोग लाइन लगा के लेते हैं कपड़ा, वो रेट में आप घर पे बेचो, घर पे। ठीक है। आपका कपड़ा इन केस नहीं बिकता है तो आप वो 30 डेज के अंदर हमारा कपड़ा हमारे को लाके वापस दे दो, 30 दिन के अंदर। 30 डेज में। अच्छा। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक तो सेफ बिजनेस है, और हमारी कोशिश है कि भाई हमारी जो अब जो सोच थी एक ब्रांचेस बने, वो ब्रांचेस को थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसमें डाइवर्ट कर दिया। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, आई विल अप्रिशिएट दैट, क्योंकि स्मॉल छोटे से बंदे को कितना मिनिमम कितना है, 2 लाख? नहीं, आप 30,000 आप 50,000 से घर में स्टार्ट करो ना बिजनेस। कोई भी लेडीज जो भी कोई हमारे भी लेडीज देख आप रहे हैं, ऑलरेडी बेचती है। अभी ऐसा है कि करंट बताता हूँ, हम लोगों ने ये जब से लॉन्च किया ये वाला बिजनेस, तो लेडीज है ऑलमोस्ट 500 प्लस लेडीज है हमारे पास जुड़ी है शॉप। 500 प्लस लेडीज अभी शॉप से जुड़ी अच्छा, है। उनका मेंबरशिप होता है क्या? कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, सिंपल बिलिंग है। हाँ। हमारे रेट में सेल करना है, बिल नहीं बिका तो ला के रिटर्न देना। बिल के ऊपर वापस। हाँ, तो वो लोगों का जो बिजनेस था लास्ट ईयर से लेके इस ईयर में जस्ट डबल है, डबल। जस्ट डबल।
और कुछ शॉप्स वाले भी है, मैं उनका नाम ओपन नहीं करूंगा, जस्ट 3 टाइम्स है। शॉप अगर- वाले भी ले रहे हैं आपसे? बिल्कुल, गुलबर्गा के लोकल शॉप्स वाले बोलो, इतराफ के डिस्ट्रिक्ट वाले बोलो। अभी जो अपना एक सोच था कि 20 दुकानों में हम लोग खुद चलाएं दुकान, हाँ, वही हो रहा है। अभी 20 से ज़्यादा दुकानों में हमारा माल बिक रहा है, लेकिन अलग रूप में। अलग तरीके से। तो ये एक कैसा है कि एक बिजनेस इजी करने का मेथड है, बाद में रोने से बेहतर है कि भाई आप स्टार्टिंग में जुड़ो। तो मतलब आपने B2C से B2B पे स्टार्ट जी किया है। बिल्कुल। लेकिन ये अभी आप बोल रहे थे कि जो प्राइस पे हम शॉप पे बेच रहे हैं जी। वही प्राइस पे आप उनको देंगे, तो ये फिर B2C और B2B का प्राइस डिफरेंस तो नहीं है इसमें? नहीं, सिंपल है ना। कोई सपोज मैं कोई प्रोडक्ट 1000 में शॉप पे बेचता हूँ, तो मैं आपको 1000 में थोड़ी ना दूंगा, हाँ वही है। आपको तो प्राइस कम लगेगा। हाँ, वही तो जो आपको प्राइस कम लगेगा वो डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। अच्छा, आपको तो- क्रीम माल बेचना है, लास्ट के 30 पीसेस बच गए, नो प्रॉब्लम, रिटर्न इट। तो मतलब अगर आप जैसे कि मैं कस्टमर हूँ, मुझे आप एक सूट 500 में बेच रहे हैं, जी अगर कोई बंदा 1 लाख लेके आ रहा है, कोई भी शॉप वाला है, जी, उसको वही 1 लाख का एक सूट 500 के बजाय आप 450 में, या फिर जो भी वो रहेगा आपका, उसको कम करके लगे, अच्छा उस हिसाब से आप ताकि देते वो हैं, भी प्रॉफिट मार्कअप करके अपना प्रॉफिट जी, बेच सके। जी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट, मतलब आपके इंस्टाग्राम अकाउंट सिंपल है, शॉप पे स्टोर पे विजिट करिए, जुड़िए। और हम भाई लोग आपके शॉप पे उनको विजिट करने के लिए वो लाइन लगाए तो दोपहर में लाइन लगाए तो शाम में इफ्तार पे नहीं, नंबर आ रहा। होलसेलर्स का कैसा है, नाइट में आते हैं ज्यादातर, हाँ। कांटेक्ट इसके करके अलावा आते हैं। डिजिटली भी आप कुछ सोर्स बताइए जी जाके। कुछ लोग होते हैं जैसे कि अभी कुछ अगर हमारी बहनें हैं जी जो आकर लाइन में ठहरना नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि घर बैठे ही हिडन करना चाहे, बराबर। काउंटर पे बिल्कुल नहीं आना चाहते, जी उनके लिए डिजिटल सिस्टम कुछ ऐसा जी, एक टीम है आपके पास, क्या कैसा करेंगे आप उन लोगों के लिए? हम लोगों ये ने मेरी इसमें रिक्वेस्ट है कि उनको वहां पे नहीं लाएं, अगर नहीं चाहते, जो सही नहीं बात है। चाहते। नहीं नहीं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं कि भीड़ भाड़ पसंद नहीं करती, बिल्कुल। उनके लिए डिजी मार्ट करके हम लोगों ने ओपन किया। अच्छा, डीजे। एक रिसेंटली 6 महीना पहले ही ओपन किया है। वो रीसेलर्स के लिए नहीं है, अच्छा, वो आप 2 पीस 5 पीस 8 पीस 10 पीस घर बैठे मंगाना चाहते हो तो सिंपल, आप व्हाट्सअप नंबर है हमारा, स्क्रीन पे दिया हुआ, व्हाट्सअप करिए, वीडियो कॉल पे पसंद करिए, लेडी स्टाफ है, अटेंड करेंगे, जो चाहिए आपको घर पे पहुंच जाएगा, सिंपल। इसके अलावा अगर बल्क में भी वही परचेस करना चाह रहे हैं बल्क के लिए अभी काम कर रहे हैं हम लोग। अभी बल्क में प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन भेजने के बाद में हाँ। तो जो स्टॉक रिटर्न होगा फिर उसको ऑनलाइन भेजना पड़ेगा, तो वो अभी कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम चल रहा है, तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। नहीं, गुलबर्गा, सिर्फ गुलबर्गा के हद तक की अगर बात की जाए तो बल्क में ऑनलाइन भेजने की मैं वो उस सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ कि ऑनलाइन डिलीवरी की। जी। लेट्स से कोई 1 लाख का माल आपको घर बैठे कांटेक्ट करके घर बैठे डील करना चाह रहा है, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू स्टोर लाइन में, सारा इजी एक्सेस के लिए नदीम अभी मिलते नहीं है नदीम भाई, मतलब शॉप पे जाएंगे, कभी कोई रहेंगे, तो उसके लिए इजी एक्सेस या फिर इजी अप्रोच के लिए क्या सिस्टम रहेगा? देखिए उसका सिंपल एक कैसा है, जो रीसेलर है फर्स्ट टाइम तो उनको मेरे से मिलना ही पड़े। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट मिलना टाइम ही के है। लिए आप एक बार शॉप पे आ जाइए, तो हम आपको गाइड भी करेंगे ना, अच्छा, ये स्टॉक कैसे सेल करना है। आप घर बैठे मंगाओगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा नहीं, सिर्फ स्टॉक चला जाएगा। गाइडेंस भी आप दे रहे हैं? गाइडेंस भी देंगे, Sales tricks मार्केटिंग भी दे रहे हैं। सेल्स के स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं हम लोग, भाई किस तरीके से कपड़े को बेचना है, मार्केटिंग सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है वो भी बताते हैं। और सेकंड टाइम पे फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं आप। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम के लिए ये वाला सिस्टम रहेगा। तो First नदीम time। भाई अभी इसके तरफ चलते हुए, अभी सूरत खजाना से खजाना फैक्ट्री का वो भी एक स्ट्रगल है या फिर उसके नहीं, पीछे नहीं। क्या स्टोरी है फिर ये? स्ट्रगल तो ऊपर वाले के कर्म से कि रिसेंटली स्ट्रगल तो खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत खजाना 4 ब्रांचेस हैं ओरिजिनल, ओरिजिनल 4 4 ब्रांचेस। ब्रांचेस हैं। उसके बाद में कर्नाटक में 33 ब्रांचेस ओपन हो गए। 4 से 33, कौन किधर कहाँ से पता नहीं, लेकिन चल रहा है। लेकिन चल रहा है। वीडियो हमारी आती है तीसरे दिन मार्केट में कॉपी। अच्छा, ठीक है, अब कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं भाई 1200 में दो, सपोज एग्जांपल, उस जैसा प्रोडक्ट आ जाता है 1200 में दो। सेम। ठीक है, 1 साल चला पूरा ये, पहले 10 ब्रांचेस, फिर 20, फिर 30, फिर अभी मतलब चलते ही काउंटिंग जा रहा है अभी। तो एक मेजर डिसीजन था हम लोगों का, भाई कोई भी फर्म का अगर चेयरमैन नहीं है जी, तो फर्म ही नहीं है। बिल्कुल सूरत खजाना का चेयरमैन कौन है? सही। ठीक है, ये क्वेश्चन था। होने चाहिए मेरे चाचा, मेरे जो बड़े हैं, बिल्कुल। वो लोग भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग भी बंद नहीं करा पा रहे क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो, पब्लिक से जाके हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन नहीं है, लीगली कुछ कर नहीं सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं है। इलीगल लायक है नहीं। सही है। मेजर डिसीजन था कि भाई ये नाम ही चेंज कर देते हैं। लेकिन ये हालांकि बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा क्योंकि डिसीजन था। आपने जिस जो स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है
कि सूरत खजाना को नाम से ब्रांड बनाने पे आपने सिर्फ नाम पे काम किया, ब्रांड ओरिएंटेशन जिसको कहा जाता है, आपने उस पे नाम काम करते हुए इमीडिएटली नाम फ्लिप कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन। बहुत बड़ा डिसीजन था, और अगर वोटिंग लेते तो नहीं आता नो नो रेटिंग ऐसी थी कि भाई नहीं, बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, कितना तो खर्चा किया है ब्रांडिंग के फिर ऐसे ऊपर। ही है। लेकिन मेरे को ऐसा था कि जो अपना सपना था फैक्ट्री से टच होने का, अच्छा पहले तो वो पॉसिबल हो गया था। अच्छा, अभी कपड़ा, पॉसिबल हुआ है आपका? जी, सूरत खजाना का मतलब पिछले 1 साल से हमारा जो भी कपड़ा है वो डायरेक्टली फैक्ट्री से आ रहा है। एक वो साल कौन सी से सूरत की वाली? टोटली सूरत से। टोटली सूरत। कुछ लोग दिल्ली से भी परचेजिंग करते हैं, क्योंकि आप दिल्ली से बैकग्राउंड है, जी, दिल्ली से भी कुछ लोग दिल्ली में परचेज। रेडीमेड का मैन्युफैक्चर होता है, अच्छा, तो हमारा जो सेल है 80% सेल हमारा मटेरियल का ही है, 80% है वो कहीं ना कहीं से हम लोग परचेज कर लेते परचेस कर ही लेते हैं। तो हैं। लेकिन वो आप कुछ ना कुछ रख रहे हैं लिफाफे के अंदर, लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक बात मैं बोलूँगा, आपने फर्स्ट वीडियो में ही बोला था कि जो अपनी यंग जनरेशन है जी, वो लोग को जो भी चाहिए, कुछ सीखना है, कुछ बोलना है, कुछ गाइड करना है, तो उसके लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ उन लोग के लिए। कोई भी बिजनेस करना चाहता है ना, मेरे पास कोई शॉप पे आए, मैं उसको फुल टाइम देता हूँ, सही। क्योंकि ऊपर वाले ने अपने को उस लायक बनाया कि कोई आके अपने से कुछ हेल्प ले, तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। बिल्कुल हमारे को डाउन टू अर्थ रहना है, और हर किसी के साथ मिल के चलना है। और मैं आपको बता दूं बात, हमारे पास में स्टाफ नहीं है। अच्छा आपको सुन के हैरानी होगी, जितने बच्चे हैं कोई सैलरी पे नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मेरा मोटिव अपना शुरू से, हमारी पूरी टीम का मोटिव यही है कि हर किसी को बिजनेस ही कराना है, बिजनेस ओनर्स बनाना है। बिजनेस ओनर्स ही बनाना है। तो हर बंदा जो अपने पास जुड़ा है, हर बंदा इंसेंटिव पे काम करता है, कमीशंस पे? सिर्फ कमीशंस पे। मोर सेल मोर बेनिफिट, सैलरी फिक्स नहीं है, बेसिक सैलरी भी नहीं है? बेसिक सैलरी भी नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है। ये आपने कोई कपड़े के सेक्टर में देखा भी नहीं, लेकिन ये होगा। रिस्की। अगर मुझे आप कल हायर कर रहे हैं तो मेरा सवाल ये रहेगा कि नदीम भाई अगर कल फॉर खुदा ना करेगा कुछ कल सेल ही नहीं हुआ शॉप में, हाँ मुझे कम से कम बेसिक 500 भी पर डे का अगर नहीं मिल रहा है, जी, तो फिर वो मेरे लिए भी रिस्की है। तो वो वैसे भी लोग आके पूछते होंगे ना आपको। नहीं, इसमें एक बात ऐसी है कि जो बिजनेस में कूदता है वो सोचता ही कहाँ है। रिस्क वो रिस्क का सोचता ही कहाँ है, बिजनेस में कूदने वाला कूद तो जाता मतलब है। आपने 10 नदीम खड़े कर दिए एक शॉप में? शॉप में हमारे पास कोई घुसे ना, तो हर दूसरा बंदा नदीम ही है। कितने आपके एम्प्लॉयज या फिर पार्टनर्स अभी शॉप पे हैं? पार्टनर्स तो कोई भी नहीं है, नहीं, जो यही अभी हमारी आपके जो टीम नए है। ये बिजनेस पार्टनर्स हैं हाँ, आपके सॉरी सारे? सॉरी, ये जो हमारे हैं, जो स्टोर के पार्टनर्स हैं, ये 40+ है। 40+ जी 40+ को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं आप जी एक स्टोर बिल्कुल में? जी। विजन कितने एम्प्लॉयमेंट का है? ब्रांच तो ओपन नहीं करना है, इसी को थोड़ा डबल करके 200 जैसा सेक्टर बनाना है। अभी स्पेस बड़ी करने के ऊपर हम लोग कोशिश चल रही है, क्योंकि सफिशिएंट नहीं हो रही, लोग बाहर तक ठहर रहे हैं, और हमको भी अच्छा नहीं लगता कब कस्टमर हमारा बाहर ठहरे, लेकिन क्या करें, मजबूरी। अच्छा, मजबूरी है। सूरत खजाना शॉप से मॉल तक का विजन है या फिर क्या प्लान? 100% एक 10,000 स्क्वायर फीट का G+4 का विजन है, G+4 का विजन? बिल्कुल। और एक अंडर वन रूफ हर चीज़ आ जाए, मेरा बस चले, मैं हर चीज़ सेल कर दूँ। हाँ। मैं कर्टन सेल कर दूँ, मैं कपड़े की इंडस्ट्री की जो हर चीज़ है उसको सेल हम लोग कर सकते हैं, वो भी आधे भाव में। प्रॉब्लम है स्पेस का अरेंजमेंट अभी चालू है, जब होएगा, जब धूम से लॉन्च स्पेस आपके पास बहुत ही हिल टाउन में एनीवेज, तो वो एक चीज़ है। तो अभी खजाना फैक्ट्री जब आपने नया स्टार्ट किया, अभी ये एक शुरुआत को आप कैसी देख रहे हैं? अभी क्या, अभी सूरत खजाना का चैप्टर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम यहाँ पे इसको बहुत अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, क्योंकि वो एक बैकबोन थी। जी बिल्कुल, उसी के बुक का चैप्टर 2 ओपन हुआ है, खजाना अपग्रेड फैक्ट्री। कर दिया हमने को टोटली। तो इसका कैसा रहेगा, क्या विजन है आपका इस बिजनेस को लेकर? इसमें ऐसा खजाना है कि फैक्ट्री का। देखिए, जो हमारा बेसिक नीड है उसमें से शायद एक कपड़ा आता है ना, घर कपड़ा मकान ऐसा कुछ है ना, तो हमारे अंडर में कपड़ा है। तो हमारे को जो कपड़े का जो है नीड, जो जो जिससे शादी होती है लोगों की, 1-2 लाख रुपए खर्च करते हैं लोग, उसको पहले तो अपना एक मोटिव है कि भाई शादी को आसान करना है, जो महंगा पैसा लोग डालते हैं उसको आसान करना है। दूसरा, मेरे को अमीर लोगों से कोई लेना देना नहीं है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो आपका है? वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग वो कपड़ा पहने जो हायर लोग पहनते होंगे, जो बोलते हैं ना भाई ये कपड़ा मैं ही पहनूंगी क्योंकि ये 10,000 का है, अच्छा। वो कपड़ा मेरे को 3,000 में पहनाना है हमको, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हम लोग। तो यार आपके लिए तो फिर आपके बड़े जाइंट्स जो हैं, बड़े कपड़े वाले, तो आपके पीछे पड़ेंगे। आप जब आप इतना बोल रहे हैं, आप अगर ये इससे तो जो एक उनकी भी एक मार्केट है, वो अब बड़े जो 10,000 का पहनने वाले हैं वो तो नाराज हो जाएंगे आपसे। नहीं, उनकी उन नाराजगी लोगों को की- कैसे करेंगे अब आप? मैं उन लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकता, लेकिन
कैसा है वो उन लोग का भी एक रेशियो है, क्योंकि देखिए गुलबर्गा ये बोलो या कर्नाटक इतना बड़ा है, हर कोई ये बोलता है कि भाई मेरे को 500 की चीज़ 600 में पहन के मज़ा आता है, ऐसे भी तो लोग हैं, उन लोग के लिए वो लोग ओपन है। नहीं, एक ब्रांड ओरिएंटेशन में कपड़े में बहुत बड़ा होता है। जैसा कि अगर मैं ये नॉर्मल शर्ट है, जी इसमें ये कोई ब्रांड नहीं है, अगर यही शर्ट कोई ब्रांड का टैग होता, जी बीइंग ह्यूमन हो, कुछ जी कोई जी भी ब्रांड हो, एक्स वाई जेड, जी जी वो होता है तो बंदा कुछ और अलग फील करता है। तो जी वो फील को आप कैसे फुलफिल करते हैं? मेरे पापा ब्रांड नहीं पहने, मैं ब्रांड नहीं पहना, मेरे कस्टमर को भी मैं ब्रांड नहीं पहनाना चाहता। हाई क्वालिटी हाँ। हमारे खजाना फैक्ट्री के टैग के साथ अच्छा, इनफ। ये शर्ट कौन से ब्रांड का है? ये सिंपल है भैया, 400 रुपये का शर्ट है कोई ब्रांड नहीं है। और ब्रांड ब्रांड ठीक है, मैं इस पे बात करूंगा तो एक अलग डिबेट हो जाएगी। जी। इसमें कुछ रखा भी नहीं है, आपको कपड़ा पहनना है, कोई भी कपड़ा आप 3 महीने ही पहनोगे, 4 महीना पहनोगे, उसके बाद उसको फेंक दोगे। वही प्राइसिंग में आप 4 शर्ट लो ना सही अपनी वो वाली सोच है, समझिए। सही है, वो सही बात है। आप सबकी अपनी अपनी माइंडसेट होती है, बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल। माइंडसेट की अलग अलग मेंटालिटी की कम्युनिटी होती है। तो आप एक अलग कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं। जी। फिर एक बार वापस से वही सवाल करूंगा कि खजाना फैक्ट्री के साथ आप हमारे गुलबर्गा के यूथ्स को, जी। बिजनेस वुमेन्स, बिजनेस गर्ल्स, इन लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी रखे हैं? आप क्या इन लोगों के लिए इनविटेशन दे रहे हैं और क्या पैगाम बिजनेस ओनर्स को या फिर न्यू स्टार्टअप्स को देना चाहेंगे? ठीक है, मेरी तरफ से एक चीज़ मैं आप पहले तो यंग जनरेशन को यही बोलूँगा कि फाड़ दो मेहनत करने में। 10 घंटा काम करना है, 15 घंटा काम करना है, करो। जब तक आपकी एज 30 नहीं हो जाती, आपको फुल मेहनत करना है। 30 के बाद में शायद आपको सक्सेस जब तक मिल भी जाएगी, नहीं भी मिली ठीक है, कंटिन्यू मेहनत करते रहो। आपको अगर कपड़े के सेक्टर से जुड़ना है, कपड़े के सेक्टर से जुड़ना है और आप कहीं ब्रांच ओपन करना चाहते हो या कुछ भी घर पे, एक बार आके आप मेरे से मिल लीजिए। जो भी होएगा मतलब अच्छे से अच्छा ही होएगा। जो लोग जुड़े हैं उन लोग को फ़ायदा ही पहुँच रहा है। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि जो स्ट्रगल मैंने किया, वो आप लोग ना करो। अच्छा, एक एक और मेजर क्वेश्चन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आप इसका जवाब देना चाहिए। अगर कोई बंदा है, वो अपने आप को समझता है कि उसके पास टैलेंट है, जी ठीक है? लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक्स वाई जेड बंदा आपके पास कल आएगा, जी नदीम भाई, आई हैव अ टैलेंट, आई कैन प्रूव यू दैट आई हैव अ टैलेंट, जी लेकिन मेरे पास फंडिंग नहीं है। जी अब इसको समझे कि यहाँ पे आप गुलबर्गा का शार्क टैंक आपको सामने अगर कोई आ जाएगा कि जी बंदा, आई हैव अ टैलेंट नदीम भाई, यू हैव टू फंड इट, जी तो उस टाइम पे आप क्या रिएक्ट रेडी हूँ मैं, रेडी हैं आप? रेडी हूँ। टैलेंट की बड़ी कीमत जिम्मेदारी है, से आप जवाब दे रहे हैं। हाँ, टैलेंट की कीमत है। बिल्कुल। आज के टाइम पे पैसा मेरे ख्याल से गुलबर्गा में हर दूसरे घर में पैसा है। जी। इतना पैसा है लोगों के पास, लाइन नहीं है। हम्म, अगर किसी के पास टैलेंट है तो हमारे को टैलेंटेड लोगों का ही कदर है ज़्यादा। बिल्कुल। तो यही टैलेंटेड इनोवेटिव आइडियाज़ के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, अपना टैलेंट अगर नदीम भाई के पास अगर आप लेकर आएंगे, नदीम भाई से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोऑपरेट विद देम और उनको सपोर्ट करें, असिस्ट करें। और हो सकता है कहीं उनके टैलेंट आपके इसके साथ मर्ज अप होके एक्सपैंड टुगेदर जी हो जी जी, सकता है। बड़े बोलते भी हैं कि इफ़ यू कांट बी बेस्ट हायर द बेस्ट हायर द बेस्ट। तो बिल्कुल हाँ, तो वो वाला भी डोर आपके पास ओपन है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला नदीम भाई के पास डोर ये ओपन है कि किसी को रीसेल बिजनेस करना है, मोस्ट वेलकम टू खजाना फैक्ट्री। किसी को स्टार्टअप करना है, फंड्स की कमी है, इफ़ यू हैव अ टैलेंट, कॉन्टैक्ट नदीम भाई, खजाना फैक्ट्री। इसके अलावा कपड़े की इंडस्ट्री में कोई और छोटे शॉप्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्कोप अप करना है, कॉन्टैक्ट खजाना फैक्ट्री नदीम भाई। तो नदीम भाई, आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपके जी। असिस्टेंट को कॉल करना अरे पड़ेगा नहीं, क्या है? मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ भाई, मेरा नंबर है, सिंपल कांटेक्ट करिए। अच्छा, शॉप आपका पे ही खड़ा नंबर रहता हूँ मैं। हम लोग एक चीज़ मैं बोल दूँ आपको, जो भी सेल है, जितना भी काम है, जितना भी बड़ा बिजनेस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, आप मेरे को कभी भी शॉप पे आओगे तो डोर पे पाओगे। बराबर। मैं चाहूँ तो एक बड़े चेयर लेके, एक चेम्बर लेके ऐसे बैठ सकता हूँ, लेकिन नहीं, ग्राउंड से जुड़ना है और उसी तरीके से ही चलना है। मेरे को आप डोर पे पाओगे, बराबर। अंदर भी नहीं, मैं डोर पे ही खड़ा होता हूँ। अच्छा, कोई भी आइए, मोस्ट वेलकम है, खुले दिल से। ठीक है। एट द एंड आपका एक और कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं या फिर यू आर डन? कुछ माइंड में रहा है आपके पॉडकास्ट में यूथ्स के लिए? यूथ के लिए तो मैंने एक सबसे मेजर बात बोली कि टाइम वेस्ट मत करिए बिल्कुल भी, जी। जितना हो सकता है फाड़ दो, वही एक तरीका है। और नेवर गिव अप, हर कोई बोलता भी है, मैं भी वही बोलूँगा, क्योंकि जो चीज़ पकड़ के मैं आगे बढ़ाऊँ, मैं सामने मेरे जो जूनियर्स हैं मैं उनको भी यही बोलूँगा कि कोशिश करते रहिए, सक्सेस 100% मिलनी है, नियतों का मेन है।
नियत साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आप करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पेरेंट्स के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, तय है। है। रेस्पेक्ट करिए पेरेंट्स की और नीति साफ रखिए तो सक्सेस 100% टाइम श्योर है। थैंक यू नदीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये पॉडकास्ट भी मेरे लिए इमोशनल, मोटिवेशनल, लॉसेस का रोलर कोस्टर राइड था। नदीम भाई की जर्नी सुन के खुशी भी हुई, और आपके वालिद साहब के लिए हम दुआ भी करेंगे, और आई होप कि आगे रोलर कोस्टर राइड में हाईवे पे आप गाड़ी चलाएं। और थैंक यू शोएब भाई, आपने बुलाया, आपने इस लायक समझा, दिल से थैंक यू उसके लिए। प्लेजर। थैंक यू फॉर वाचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। और इस पॉडकास्ट के सीरीज़ को सपोर्ट करते रहें और शेयर करते रहें, और उन तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाएं जिनको आप समझते हैं कि बिज़नेस करना ज़रूरी, स्टार्टअप लेना ज़रूरी है, या फिर ये इन्फॉर्मेशन कोई आपके दोस्त के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए इन्फॉर्मेटिव लगेगी, आप समझते हैं, तो उनको भी आप शेयर करिए। कीप वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट।